वह सबसे खास क्राउन प्रिंसेस है। उसका मिशन है अपने ठंडे खून वाले पति को रोना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके आंसू राष्ट्रों को पलटने की शक्ति रखते हैं। स्वतंत्रता के लिए वह गुप्त मिशन स्वीकार करती है, केवल यह जानने के लिए कि उसके ठंडे बाहरी रूप के पीछे वह बचपन के आघात को छुपाता है। उसके सच्चे भावनाएं नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं। वह प्यार और स्वतंत्रता के बीच कैसे चुनाव कर सकती है। दुनिया की शुरुआत में मनुष्य और आत्माएं सामंजस्य में सह-अस्तित्व में थीं। आत्माएं उदारता से जादू की शक्ति साझा करती थीं, लेकिन मानव लालच ने लूट के युद्ध को जन्म दिया। आत्माओं के गायब होने के बाद भूमि सूखे और निराशा में गिर गई, जब तक एक राजा के आंसू आशा की नदियों में बदल नहीं गए। लाक्रीमा साम्राज्य का जन्म हुआ। इस चमत्कार से समय वर्तमान में बहता है। साम्राज्य का भाग्य एक धागे पर लटका है। एक युवा लड़की नंगे पैर गलियारे में दौड़ती है। उसका दिल प्रतिरोध से भरा है, अपने पूर्व निर्धारित भाग्य को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक। नौकरानियां क्राउन प्रिंसेस की स्थिति के बारे में फुसफुसाती हैं। उम्मीदवार वे कुलीन महिलाएं क्राउन प्रिंस की ठंडक को सहन नहीं कर सकती। अब केवल यह लड़की अलग रंग की आंखों के साथ पूरे साम्राज्य में बची है। युवा क्राउन प्रिंस धीरे धीरे प्राचीन ग्रंथ को बंद करता है। पन्ने साम्राज्य की किस्मत को दर्ज करते हैं। आंसू बहाना विनाश लाएगा। एक क्राउन प्रिंस के रूप में जो रो नहीं सकता, वह पूरे राष्ट्र का बोझ उठाता है। उसकी ठंडी बाहरी परत के नीचे एक अनजान रहस्य है। लड़की की आकृति स्वतंत्रता की ओर दौड़ना दृढ़ और अडिग है। यह उसकी किस्मत है। आंसुओं के साथ शुरू होकर एक नया चमत्कार इंतजार कर रहा है। धन्य आंसू, राजसी रक्त की विरासत शक्ति अब छोटे लड़के की आंखों में चमकते हैं। उसके आंसू उसकी मां के ठंडे चेहरे पर गिरते हैं, चमत्कारिक रूप से उसकी फीकी होती जिंदगी को पुनर्जीवित करते हैं। एक सुनहरे बालों वाले आदमी की ठंडी हंसी इस भावनात्मक क्षण को तोड़ देती है। वह मजाक उड़ाता है कि यहाँ तक कि एक चमत्कार भी राजद्रोह के अपराध को धो नहीं सकता। लड़के के आंसू और भी बढ़ जाते हैं। अपनी मां की निर्दोषता में दृढ़ विश्वास रखते हुए वह अपने पिता की मौत से पहले की रात को याद करता है। दरवाजे के बाहर उसके चाचा की सिनिस्टर मुस्कान अब फिर से उसे अपने पक्ष में लाने के लिए प्रकट हो रही है। क्रोध तुरंत फट पड़ता है। लड़का एक तेज हथियार पकड़ता है और उसे बेरहमी से चाकू मारता है। खून से सने हवा में चीत्कार गूंजती है। उसकी मरती हुई मां अपनी अंतिम सांस का उपयोग करती है, उसे हर आंसू को संजोने के लिए, प्रेरित करने के लिए। आंसू केवल सबसे कीमती लोगों के लिए गिरने चाहिए। ये शब्द लड़के को तुरंत अपने आंसू रोकने के लिए मजबूर करते हैं। उसकी नजर दृढ़ और ठंडी हो जाती है। 14 साल बीत जाते हैं। एक आंख वाले सम्राट लाइड ने देश पर शासन किया। फिर भी सम्राट बनने के लिए आशीर्वादित आंसू की आवश्यकता है, जो केवल राजकुमार द्वारा ही बहाए जा सकते हैं। कहा जाता है कि इस ठंडे खून वाले राजकुमार के आंसू लंबे समय से सूख चुके हैं। लांसल अचानक सेवकों की बातें सुन लेता है, जो नई राजकुमारी के उम्मीदवार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वे सभी अनुमान लगाते हैं कि यह कुलीन महिला अपने पूर्वजों की तरह ही बाहर निकाल दी जाएगी। लांसल अचानक प्रकट होता है, सेवक के सिर पर कदम रखते हुए। वह ठंडे स्वर में इन शोर मचाने वाले चूहों को बदलने का आदेश देता है। खींचे गए सेवक ने शाप दिया कि एक निर्दयी व्यक्ति कैसे देश का शासन कर सकता है। इस बीच महल के अंदर एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी एक दिव्य पक्षी की प्रशंसा करता है, जो एक पिंजरे में है और आकार बदल सकता है। इसके बाद वे आने वाले राजकुमार का स्वागत करने जाते हैं। एक समृद्ध कपड़े पहने युवा लड़की ने घोषक को पार किया। वह चुपचाप कमरे में घुस जाती है। उसकी नजर शानदार पक्षी के पिंजरे पर पड़ती है। कैद में पड़े दिव्य पक्षी के लिए गहरी सहानुभूति उसके भीतर उमड़ती है। वह एक चाबी निकालती है, दिव्य पक्षी के साथ महल से भागने का निश्चय करती है। लांसलोट दरवाजे की ओर बढ़ता है, कुछ गड़बड़ होने का एहसास करते हुए। वह दरवाजा जोर से खोलता है। ठीक उसी समय लड़की को देखता है, जो पक्षी पर उड़ने की तैयारी कर रही है। जिस क्षण दिव्य पक्षी अपने पंख फैलाता है, उसने उसकी टखनी पकड़ ली, उसे हवा से नीचे खींचते हुए, उसे अपने नीचे मजबूती से दबाते हुए। वह इस रहस्यमयी लड़की से ठंडे स्वर में पूछता है, कौन है जो शाही संपत्ति को छूने की हिम्मत करता है। लड़की उसके नीचे संघर्ष करती है, दोषी और असहज। यह अप्रत्याशित मुठभेड़ जल्द ही दो दुनियाओं का भाग्य बदल देगी।
रिबेरा ने छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया। उसके पिता ने कठिनाइयों में उसका पालन पोषण किया, केवल एक कुलीन की गाड़ी द्वारा मारे जाने के लिए। उस क्रूर कुलीन ने न केवल मुआवजे से इनकार किया, बल्कि नुकसान के लिए भुगतान की भी मांग की। समर्थन के बिना वह केवल घर छोड़ सकती थी, एक कुलीन परिवार में नौकरानी के रूप में काम करने के लिए, जब तक एक दिन ग्रैंड ड्यूक अचानक उसे अपनी बेटी के रूप में गोद लेने का प्रस्ताव नहीं देता। उसने भोलेपन से सोचा कि वह अंततः एक खुशहाल जीवन का स्वागत कर सकती है। सच्चाई यह थी कि वह केवल दिवंगत ड्यूक की बेटी से मिलती जुलती थी। अब उसे महल भेजा गया है, एक राजनीतिक विवाह में एक मोहरे के रूप में। उसके दिल में रिजेंटमेंट भरी हुई है। किसी ने भी कभी उसकी सोच की परवाह नहीं की। महल भेजे जाने का अपमान सामान की तरह उसे दृढ़ बना देता है। चूंकि वह साम्राज्य की आखिरी कुलीन महिला है, उसे इस विवाह को अस्वीकार करने का एक कारण खोजना होगा। जब वह कैद में रखे दिव्य पक्षी को देखती है, उसके भीतर एक साहसी विचार उभरता है। जैसे ही वह दिव्य पक्षी के साथ भागने की तैयारी करती है, लांसेल अचानक प्रकट होता है। दिव्य पक्षी मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करता है, अपने पंखों को खुली आसमान की ओर फैलाते हुए। बूढ़ा आदमी एंग्विश में देखता है। जैसे ही श्रद्धांजलि बिना किसी निशान के गायब हो जाती है, वह नर्वस होकर निगलती है। उसके सामने का आदमी उसकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना है। लांसलॉट यह समझता है कि वह कोई साधारण चोर नहीं है। निराशा में वह अचानक जोर से चिल्लाती है, गिरफ्तारी की भीख मांगते हुए। वह इस डरावने आदमी से शादी करने से बेहतर अपने अपराध को स्वीकार करना चाहती है। लांसेल अंततः उसकी पहचान को पहचानता है। उसकी आवाज में मजाक का तड़का होता है। वह उसके करीब आता है, उसकी सगाई से इनकार करने के पीछे के कारण को जानने के लिए उत्सुक। अन्य महिलाओं की तरह जो शक्ति की तलाश में है, उसकी प्रतिरोध विशेष रूप से खास लगता है। वह उसके कान के करीब झुकता है, धीरे से यह घोषणा करता है कि वह उसे विशेष सजा देगा। वह डर से पीछे हटती है, लेकिन नाइट्स द्वारा मजबूती से पकड़ी जाती है। लांसेल उसे कैद करने का आदेश देता है, यह दावा करते हुए कि वह बाद में उसे ढूंढने आएगा। ठंडी जेल में वह गुस्से में दीवारों पर लात मारती है। खाली सेल उसे डरावना महसूस कराती है। अचानक झंझनाते हुए चेन उसे नर्वस होकर पलटने पर मजबूर कर देती है। एक अजीब आदमी सुनहरे बालों और लाल आंखों के साथ चुपचाप सेल के बाहर प्रकट होता है। सेवक घबराए हुए रिपोर्ट करते हैं कि रिवेरा जेल से गायब हो गई है। लांसेल सतह पर शांत दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी झिलमिलाहट होती है। इस समय रिवेरा एक शानदार कमरे में तना हुआ बैठा है। सुनहरे बालों वाला आदमी खुद को दूसरे राजकुमार तादेओ के रूप में परिचित कराता है। वह चिंतित होकर पूछती है कि क्या जेल से भागना उचित है। तादेओ मुस्कुराता है और उसे बताता है कि उसे सम्राट का माफी पत्र मिला है। यह अचानक की गई माफी उसे पूरी तरह से भ्रमित कर देती है। वह समझ नहीं पाती कि वह गंभीर अपराध की दोषी होते हुए कैसे माफ की जा सकती है। तादेओ अर्थपूर्ण ढंग से बताता है कि यह पहली बार है जब क्राउन प्रिंस ने किसी महिला में रुचि दिखाई है। वह उसकी मजबूत प्रतिरोध को बारीकी से देखता है। अन्य कुलीन महिलाओं के विपरीत, जो क्राउन प्रिंस बनने के लिए उत्सुक हैं, उसकी प्रतिक्रिया विशेष रूप से खास है। रिवेरा हिम्मत जुटाकर दूसरे राजकुमार से पूछती है कि उसे पाने का असली उद्देश्य क्या है। तादेओ अपनी आवाज को नीचा करता है और उससे कहता है कि वह निम्नलिखित रहस्य को रखे। वह गंभीरता से घोषणा करता है कि यह एक साम्राज्य का आदेश है जिसे नहीं टाला जा सकता। जब तक वह क्राउन प्रिंस से एक आंसू प्राप्त नहीं कर लेती, वह अपनी स्वतंत्रता वापस पा सकती है। यह अविश्वसनीय कार्य रिवेरा को गहराई से चौंका देता है। टेडियो उसे चेतावनी देता है कि उसे कभी भी इस योजना के बारे में क्राउन प्रिंस को नहीं बताना चाहिए। ठीक उसी समय जब वह हिचकिचाती है, दरवाजे के बाहर तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। लांसेल गुस्से में कमरे में घुसता है। उसकी नजरें ठंडी हैं। वह जानना चाहता है कि रिबेरा यहाँ क्यों है। टेडियो शांति से समझाता है कि यह सम्राट की माफी है। रिबेरा उनके बीच के तनावपूर्ण माहौल को बारीकी से महसूस करती है। लांसेल डिस्गस्ट के साथ उसके सामने की स्थिति को देखता है। वह रिबेरा को चेतावनी देते हुए कहता है कि उसे आज के फैसले का पछतावा होगा। फिर वह दरवाजा बंद करके चला जाता है। बिना पीछे देखे
रिवेरा टूट जाती है। कहती है कि वह क्राउन प्रिंस से शादी करने से बेहतर मरना पसंद करेगी। टेडियो समय पर सहयोग का निमंत्रण देता है। वह बिना हिचकिचाहट के इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है। टेडियो उसकी सीधी प्रतिक्रिया से अम्यूज्ड होता है। धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए एक सुरुचिपूर्ण हाथ चुंबन से रिवेरा तुरंत लाल हो जाती है। हालांकि वह अपना स्वर बदलता है, यह संकेत देते हुए कि उसकी मदद बिना शर्त नहीं है। यह अचानक बदलाव रिवेरा को सतर्क कर देता है। टेडियो की प्रस्तावित शर्त आश्चर्यजनक रूप से सरल है। उसे केवल कभी कभी क्राउन प्रिंस के दैनिक तुच्छ मामलों की रिपोर्ट उसे देनी है। रिवेरा के दिल में संदेह उठता है। यह शर्त बहुत आसान है। वह संकोच में पूछती है, क्या दोनों प्रिंस के बीच खराब संबंध हैं? टेडियो कुशलता से इस विषय से बचता है। उसकी मुस्कान का मतलब है। वह इशारा करता है कि अगर उसे और जानना है तो उसे अक्सर आना चाहिए। रिवेरा मोटे ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में लाइब्रेरी में क्राउन प्रिंस की कमजोरी खोजने की कोशिश कर रही है। पंक्तियों के बीच रिकॉर्ड दिखाते हैं, सम्राट ने उसे रोने के लिए मजबूर करने के लिए हर तरीका अपनाया। दुखद नाटकों से लेकर अत्यधिक मसालेदार खाने तक सब असफलता में समाप्त हुआ। वह निराशा में समझती है यह लगभग असंभव कार्य है, लेकिन वह देखती है कि हाल के रिकॉर्ड फाड़े गए हैं। जैसे ही वह सोच में पड़ती है, नौकरों की गपशप उसके कानों तक पहुंचती है। उन दुष्ट अटकलों के बारे में, उसके अलग रंग की आंखों के बारे में, उसके कानों को चीरती हैं। वह उन पाखंडी मुस्कानों की ओर मुड़ती है, ठंडे स्वर में जवाब देती है, उस खतरे के रूप में जिस शक्ति को वे सबसे ज्यादा डरते हैं। यह वह जीवित रहने का तरीका है जो उसने उच्च वर्ग की दुनिया में सीखा। जब वह गुस्से में बाहर जाती है तो वह एक परिचित आलिंगन में गलती से टकरा जाती है। किताबें जमीन पर गिरती हैं, लांसेल की उपहास भरी नजरों से मिलती हैं। वह उसे चुपके से अपने भविष्य के पति की जांच करने के लिए मजाक उड़ाता है। रोबर्टा शांत रहने का नाटक करती है, यह कहकर कि यह सिर्फ आवश्यक समझ है। लांसेल उसकी अकेले होने की स्थिति को बारीकी से इंगित करता है। उसके शब्दों में तिरस्कार उसके दिल में गुस्सा भड़काता है। जैसे ही वह जाने लगता है, वह अचानक उसकी आस्तीन पकड़ लेती है। साहस जुटाते हुए उसे एक साथ ओपेरा देखने के लिए आमंत्रित करती है। लांसेल इनक्रेडुलसली पूछता है कि उसे क्यों सहमत होना चाहिए। वह जोर देती है कि यह एक आवश्यक प्रयास है उनके रिश्ते को सुधारने के लिए। वह बेबस होकर अपने माथे को रगड़ता है, उसकी जिद को मजेदार और परेशान करने वाला पाता है। रिवेरा अभी भी उसकी आस्तीन को पकड़े हुए है। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही हैं। अंततः वह धीरे से साय करता है। इस अचानक निमंत्रण को सीधे अस्वीकार नहीं करते। वह उसकी डिपार्टिंग फिगर को देखती है। उसके दिल में आशा की एक किरण उठती है। वह फटे हुए रिकॉर्ड पन्नों को खोजने का संकल्प करता है, दृढ़ता से विश्वास करते हुए कि राजकुमार को रोने की कुंजी वहीं छिपी हुई है। सुबह की रोशनी पर्दों के माध्यम से फैलती है। लांसलोट के चेहरे पर वह आलसी से पलटता है। दरवाजे के बाहर सेवक आते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उसके भालू की दृढ़ कदमों को रुकावट को नजरअंदाज करते हुए वह दरवाजा खोल देती है। उसकी रात की गाउन सुबह की रोशनी में धीरे धीरे उड़ती है। लांसेल अपनी आंखें खोलता है और उसे बिस्तर के पास खड़ा देखता है। एक चालाक मुस्कान के साथ सेवक जल्दी से बताते हैं, उन्होंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रिवेरा सीधे बिस्तर के पास बैठ जाती है, यह घोषणा करते हुए कि आज उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। लांसेल बेबस होकर देखता है। उसकी अनुचित पोशाक पर वह आत्मविश्वास से कहती है, वे एक दूसरे के बारे में और कोई विचार नहीं करेंगे। खैर, उसे अपना माथा रगड़ते और आह भरते देखना। वह गर्व से घोषणा करती है कि शो के टिकट भी तैयार हैं। जाने से पहले वह मजाक में इशारा करती है कि प्रदर्शन शायद उसके दिल को छू लेगा। गाड़ी में लांसेल अंततः प्रदर्शन के सितारे के बारे में पूछता है। रिवेरा उत्साह से कैसेटा के आकर्षण और प्रतिभा का वर्णन करती है। उसकी उदासीन प्रतिक्रिया उसे और अधिक उत्साह से सिफारिश करने पर मजबूर करती है। अंसेल इसे भांप लेता है। वह वास्तव में इसे खुद देखना चाहती है। वह शर्माते हुए इनकार करती है, फिर उसके शौकों के बारे में पूछती है। उसकी चुप्पी देखकर वह धैर्यपूर्वक समझाती है कि रुचियों को साझा करना कितना महत्वपूर्ण है। उतरते समय उसकी चमकती मुस्कान जब वह मुड़ती है, उसे थोड़ी चौंका देती है। थिएटर के बाहर
एक छोटी लड़की एक गुलदस्ता लिए संकोच में पास आती है। रिवेरा धीरे से उसके अनुरोध को सुनने के लिए झुकती है। लड़की कैसेटा के प्रति अपनी प्रशंसा और गायक बनने का सपना बताती है। थिएटर के निर्देशक की हैरान निगाहों के नीचे रिवेरा खुशी खुशी गुलदस्ता स्वीकार करती है। लांसल साइड से हल्का टिप्पणी करता है कि वह बस दखल देने वाली है। वह लड़की की विदेशी विरासत को ध्यान से नोट करता है। रिवेरा कैसेटा की कहानी बताने का मौका लेती है। रिवेरा अवसर का लाभ उठाते हुए कैसेटा की कहानी बताता है। विदेशियों के खिलाफ पूर्वाग्रह को तोड़ना। वह मजाक में कहता है, फूलों को देने का सम्मान केवल उसे ही प्राप्त है। लांसलॉट थकावट का नाटक करता है और उन्हें जल्दी बैठने के लिए कहता है। इस पल एक रहस्यमय आकृति धीमी आवाज में बोल रही है। नजदीक ही वह अपनी टोपी का किनारा खींचता है, गुप्त रूप से कार्य योजना की पुष्टि करते हुए। उस आदमी की सिनिस्टर नजर लगातार उनके आकारों का पीछा करती है। रिवेरा भव्य थिएटर को देखकर आश्चर्यचकित है। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही हैं। वह एक बच्चे की तरह चारों ओर देखती है, एक शाही महिला की शिष्टता को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। लांसल उसकी मासूमियत को देखता है। उसके दिल में हेल्पलेसनेस की एक लहर उठती है। वह अचानक मुख्य कार्य को याद करती है। पहले बैकस्टेज जाकर कैसेटा को खोजने का निर्णय लेती है, लेकिन उसे चिंता होती है कि क्राउन प्रिंस मौके का फायदा उठाकर चला जाएगा। हिचकिचाते हुए रुकती है और उसे एक अचानक विचार आता है। अपने कॉलर से रिबन हटाते हुए और उसे धीरे से अपनी कलाई पर बांधते हुए वह सावधानी से एक धनुष बांधती है। अपनी कलाकारी की सराहना करते हुए संतोष से उसे बताती है कि वह उसकी वापसी का इंतजार करे। तभी वह मुड़कर चली जाती है, आश्वस्त होकर। लांजा अपनी कलाई पर नरम रिबन को देखता है, मजाक और निराशा के साथ सिर हिलाते हुए। रिवेरा चिंतित होकर ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर दस्तक देती है। उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ है, लेकिन कोई लंबे समय तक जवाब नहीं देता, जिससे उसे कुछ असहज महसूस होता है। वह दरवाजे पर बैठकर इंतजार करती है, लेकिन जितना वह सोचती है उतना ही संदिग्ध लगता है। नौकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह ड्रेसिंग रूम में गई। वह आखिरकार और नहीं रोक पाती। कैसेटा को खोजने का फैसला करती है। धुंधले गलियारे में वह उस स्टाफ सदस्य को देखती है जिसने पहले दिशा निर्देश दिए थे। उस व्यक्ति की चतुर उपस्थिति उसे सतर्क कर देती है। वह चुपचाप उसका पीछा करती है, केवल एक चौंकाने वाला दृश्य देखने के लिए। कैसेटा एक भारी बदमाश द्वारा बंधक बनाई गई है। डेसिस्पराडमेंट संघर्ष करते हुए रिवेरा मदद के लिए मुड़ती है, लेकिन एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा रोका जाता है। तीव्र तरल तुरंत उसकी चेतना को ढक लेता है। उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली होती जाती है। आखिरी चीज जो वह देखती है वह दूसरे का ठंडा मुस्कान है। लांसल अधीरता से अपनी सीट के आर्मरेस्ट पर थपथपाता है। प्रदर्शन पहले ही विलंबित हो चुका है। एक अशुभ पूर्वानुमान उसे अंततः अपनी कलाई पर बंधी रिबन को खोलने पर मजबूर करता है। बैकस्टेज में अराजकता है। निर्देशक कैसेटा के गायब होने पर क्रोधित है। लांसल की उपस्थिति सभी को घबराहट में डाल देती है। वह शांति से रिवेरा के बारे में पूछता है। वातावरण अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। एक नौकर जल्दी से रिपोर्ट करता है, पीछे के दरवाजे पर बिखरे हुए गुलदस्ते को खोजने का। लांसलॉट की नजर तुरंत गंभीर हो जाती है। उसके दिल में बयान न कर पाने वाली चिंता उमड़ती है। वह दृढ़ता से दृश्य पर नियंत्रण लेता है, पूरे थिएटर को सील करने का आदेश देता है। गुस्साए दर्शक थिएटर के अंदर ही रह जाते हैं। भावनाएं और भी उत्तेजित होती जा रही हैं। निर्देशक कांपता है जब वह लांसल से अंतिम आश्वासन मांगता है। लांसल शांतिपूर्वक सूची की जांच करता है। सभी कर्मचारी उपस्थित पाता है। एक घमंडी आदमी अचानक प्रकट होता है, थिएटर की खराब मेहमान नवाजी का मजाक उड़ाते हुए। वह जानबूझकर भीड़ को भड़काता है। कैसेटा से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने की मांग करता है। एक नौकर फुसफुसाता है कि यह काउंट लोपेज है, जो कैसेटा का संरक्षक होने का दावा करता है। लांसल ने ध्यान से देखा काउंट का थिएटर के विस्तार से संबंध। जब वह सुनता है दोनों इमारतों के बीच एक मार्ग है। निर्देशक की प्रार्थना पर उसकी आंखें तेज हो जाती हैं। वह कैसेटा के गायब होने की घोषणा करने पर सहमत होता है, लेकिन जोर देकर कहता है रिवेरा के गायब होने की सच्चाई को छिपाने पर। फिर वह चुपचाप गार्डों को पड़ोसी इमारत की ओर ले जाता है। इस क्षण में
रिवेरा को कठोरता से ठंडी जमीन पर फेंका जाता है। टोपी पहने आदमी गुस्से में अपने अधीनस्थ को काम बिगाड़ने के लिए डांटता है। वह दूसरों को कैसिता को ले जाने का आदेश देता है, जैसा कि पहले योजना बनाई गई थी, अकेले रहकर इस अप्रत्याशित समस्या का सामना करना। रिवेरा दरवाजे की ओर रेंगने की कोशिश करती है, जबकि वह ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन आदमी उसे चाकू से कोने में धकेल देता है। तेज धार उसकी गर्दन के खिलाफ दबाई जाती है। खंडी चमकती हुई आदमी मजाक में बताता है कि यह काउंट का बदला है, जो प्यार से नफरत में बदला है। कासिता को धोखाधड़ी और भागने का आरोप लगाया जाएगा, हमेशा के लिए मंच छोड़कर। रिवेरा उनके घिनौने कार्यों की कड़ी निंदा करती है। इस महत्वपूर्ण क्षण पर वह ऊपर विशाल फूलदान को देखती है। वह जोर से अलमारी में टकराती है। फूलदान एक धमाके के साथ गिरता है। आदमी अपने घायल सिर को पकड़ता है, क्रोध से भरा हुआ। रिवेरा डेस्परेटली दरवाजे की ओर दौड़ती है, लेकिन उसी समय फिर से पकड़ी जाती है। लांसेल की परिचित आवाज बाहर से आती है। वह मुश्किल से मदद के लिए चिल्लाती है, इससे पहले कि उसका मुंह मजबूती से ढक दिया जाए। लांसेल चतुराई से हल्की आवाज पकड़ता है। वह दरवाजा खोलता है, सतर्कता से खाली कमरे को देखता है। इस क्षण पर रिवेरा अलमारी के अंदर बंधक है। चाकू उसकी गर्दन के खिलाफ मजबूती से दबा हुआ है, किसी भी क्षण वार करने के लिए तैयार। लांसलॉट अलमारी के सामने रुकता है, दूसरी तरफ खोलने के लिए हाथ बढ़ाते हुए। सीता गुस्से में उन गुंडों की पहचान करती है जिन्होंने उसका अपहरण किया। नौकर इसके बजाय पलटवार करते हैं, उसे पैसे के साथ भागने की कोशिश करने का झूठा आरोप लगाते हैं। जब दोनों पक्ष जोरदार बहस करते हैं, लांसलॉट की नजर जमीन पर पड़े एक रिबन पर जाती है। यह रिवेरा का बाल का आभूषण है, जो अब अकेला जमीन पर पड़ा है। सीता जल्दी से उस कुलीन महिला का जिक्र करती है, जो गुलदस्ता पकड़े हुए है। नौकर जल्दी से इनकार करते हैं, यह कहते हुए कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। लांसेल रिबन उठाता है। उसकी नजर अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। अलमारी के अंदर का अपराधी अपनी धमकी को बढ़ाता है। चाकू रिवेरा की गर्दन के खिलाफ मजबूती से दबा हुआ, उसका पूरा शरीर कठोर हो जाता है, केवल मन में लांस का नाम पुकारने के लिए मजबूर। गार्ड्स रिपोर्ट करते हैं कि खोज में कुछ नहीं मिला। सुझाव देते हैं कि वे मुख्य थिएटर में लौटें। लांसलॉट को देखता है, जो खोज छोड़ने के लिए तैयार लगता है। रिवेरा निराशा में गिर जाती है। इस महत्वपूर्ण क्षण में वह अचानक मुड़ता है और अलमारी को खींचकर खोलता है। बिजली की गति से वह अपराधी पर हमला करता है। डरी हुई रिवेरा नियंत्रण खो देती है और लांसलॉट की बाहों में गिर जाती है। वे दोनों एक साथ जमीन पर गिर जाते हैं। वह अंततः रोने से खुद को रोक नहीं पाती। आंसू उसकी कपड़ों को भिगो देते हैं। अपनी हाल की डर और दुख की बात करती है। एक हलचल जो लांसेल ने कभी नहीं महसूस की, उसके दिल में उठती है। लेकिन अपनी माँ की अंतिम चेतावनी को याद करते हुए वह उभरते हुए भावनाओं को मजबूती से दबा देता है। वह ठंडे स्वर में उसे और नहीं रोने का आदेश देता है। फिर भी उसकी बाहें अनजाने में कस जाती हैं। साथ में मौजूद गार्ड सभी संदिग्धों को जल्दी से काबू में कर लेते हैं। काउंट लोपेज को धमकी देने के लिए गंभीर सजा दी जाती है। ग्रैंड ड्यूक की बेटी रिवेरा गंभीरता से छोटी लड़की का गुलदस्ता कासिता को प्रस्तुत करती है। यह मजबूत अभिनेत्री अंततः आंसुओं में बह जाती है। जब घटना शांत होती है, रिवेरा अभी भी हिलती हुई महसूस करती है, जबकि लांसेल की नौकरानी करू उसकी चोटों के बारे में पूछने आती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी गर्दन एक ब्लेड से घायल हुई है, वह अत्यधिक चिंतित हो जाता है। इस क्षण एक प्रभावशाली आकृति अचानक प्रकट होती है। उसका गोद लिया हुआ पिता ग्रैंड ड्यूक जेराल्ड डुवाल्टी गुस्से भरे चेहरे के साथ आगे बढ़ता है। लांसलोट आधिकारिक काम संभाल रहा होता है जब बाहर से असामान्य हलचल आती है। ग्रैंड ड्यूक दरवाजा जोर से खोलता है, गुस्से में रिवेरा को उठाए हुए, पूरी तरह से नौकरों के रोकने के प्रयासों को नजरअंदाज करते हुए। इस शक्तिशाली पिता की आंखें केवल अपनी घायल बेटी को देखती हैं। रिवेरा उसकी बाहों में संघर्ष करती है, यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली नवाबों में से एक के रूप में ग्रैंड ड्यूक गेराल्ट अपनी गोद ली हुई बेटी के प्रति लगभग जुनूनी सुरक्षा दिखाते हैं। वह सख्ती से पूछते हैं कि उनकी बेटी हमेशा खतरे में क्यों पड़ती है।
अकेले और उनकी नजर लांसल पर जाती है। इसमें स्पष्ट असंतोष और दोष है। रिवेरा नर्वसली लांसल की ओर देखती है, उम्मीद करती है कि वह कुछ कहेगा। हालांकि क्राउन प्रिंस केवल चुप्पी से जवाब देता है, जैसे इस आरोप को स्वीकार कर रहा हो। ग्रैंड ड्यूक निराशा से अपनी बेटी का हाथ लेते हैं, महल छोड़ने की तैयारी करते हैं। रिबेरा जिद्दी होकर खुद को छुड़ाती है, कहती है कि वह रहना चाहती है। वह अब और एक वस्तु की तरह नहीं रखी जाएगी। ये शब्द ग्रैंड ड्यूक को गहराई से छू लेते हैं। उनकी नजरें जटिल होती हैं जब वह अपनी बेटी को देखते हैं। वह अंततः समझौता करते हैं, फिर भी वह उसके अधिकारों पर जोर देते हैं। ग्रैंड ड्यूक की बेटी के रूप में वह सबसे सुरक्षित जीवन का आनंद ले सकती है। ग्रैंड ड्यूक के जाने के बाद लांसल हल्का सा उसके माथे पर थपकी देता है। उसकी आवाज में दुर्लभ कोमलता होती है। कहता है कि वह एक जिद्दी जंगली लड़की है। रिबेरा गर्व से पलटती है, स्वतंत्रता की खोज करने की अपनी दृढ़ता व्यक्त करती है। जैसे ही वह जाने लगती है, लांसल उसे सोचते हुए देखता है। रिवेरा बगीचे में टहलती है। उसका दिल उलझन से भरा है। वह अपने चुनाव पर टिके रहना चाहती है, फिर भी उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका नहीं पता। राजकुमार के आंसुओं को प्राप्त करने का कार्य दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। जैसे ही वह विचारों में खो जाती है, एक परिचित लाल पक्षी अचानक प्रकट होता है। वह आश्चर्यचकित होकर मुड़ती है और पाती है कि तादायो उसके पीछे खड़ा है। मुस्कुराते हुए दूसरा राजकुमार उसकी हाल की घटनाओं के बारे में चिंता से पूछता है। पहली नजर में साधारण अभिवादन के पीछे एक गहरा इरादा छिपा है। उसके कंधे पर एक लाल पक्षी प्यार से उसकी उंगली को सहलाता है। दूसरा राजकुमार धीरे से समझाता है, यह एक घायल पक्षी है जिसे उसने महल के बाहर पाया। पिछले कुछ दिनों से यह बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। केवल आज उसे पता चला कि यह उसे खोज रहा था। रिवेरा पक्षी की कृतज्ञता से प्रभावित होती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तादेयो अचानक करीब झुकता है। उसकी सांस उसके कान को छूती है। वह तुरंत शर्माती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। एक कदम पीछे हटते हुए वह घबरा जाती है। वह हंसते हुए कहता है कि उसके पास एक उपहार है। उससे मुड़ने के लिए कहता है, फिर खुद उसके गले में एक हार डालता है। वह उसे प्यार से देखता है और तारीफ करता है कि हार उस पर कितना अच्छा लग रहा है। रिवेरा शर्माते हुए अपना सिर झुकाती है। उसकी उंगलियां उसके गले में लटके उपहार को हल्के से छू रही हैं। अडियो समझाता है, यह एक रहस्यमय पत्थर है जो भाग्य लाता है। उसकी आवाज में हल्की अस्पष्टता और चिंता है। वह उम्मीद करता है कि यह हार उसकी जगह उसकी रक्षा कर सके। इस बीच ग्रैंड ड्यूक जेराल्ड सम्राट के सामने आता है। सम्राट लिडिन खिड़की के पास खड़े हैं। उसकी आवाज में मजाक का तड़का है। उसे यह अजीब लगता है कि जेराल्ड अपनी गोद ली हुई बेटी से इतना प्यार करता है। वह जानबूझकर रायबारा के विभिन्न कारनामों का जिक्र करता है। महल में प्रवेश करने के बाद से श्रद्धांजलि चुराने से लेकर अपहरण तक हर घटना स्कैंडलस है। जेराल्ड घुटने टेक कर माफी मांगता है। अपनी बेटी को घर ले जाने की अनुमति चाहता है। सम्राट अचानक दिल से हंसता है। इस लड़की के लिए अपनी बड़ी प्रशंसा व्यक्त करता है। उसकी उपस्थिति में बदलाव आना शुरू हो गया है। ठंडे राजकुमार। वह धीरे धीरे एक आश्चर्यजनक सुझाव देता है। उम्मीद करता है कि रिवेरा को शादी के जरिए रॉयल फैमिली में शामिल किया जाए। जेराल्ड हैरान होकर ऊपर देखता है। उसकी आंखों में अविश्वास है। ग्रैंड ड्यूक जेराल्ड अपनी बेटी को लाता है, एक युवा गार्ड जिसका नाम एपिस है। रिवेरा को आश्चर्य होता है कि अपनी युवा उम्र के बावजूद वह पहले ही एलीट नाइट्स में शामिल हो चुकी है। उसके पिता उसे सख्ती से निर्देश देते हैं कि गार्ड को हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। वह आज्ञाकारी रूप से सहमत होती है, फिर भी इस अत्यधिक सुरक्षा के बारे में बेबस महसूस करती है। अचानक खिड़की के बाहर से परिचित पंखों की आवाज सुनाई देती है। रिबेरा खुशी से मुड़ती है और लाल पक्षी को देखती है, जो खिड़की के फ्रेम पर हल्के से थपथपा रहा है। अपिस तुरंत अपनी तलवार खींच लेती है। ब्लेड अनचाहे मेहमान की ओर इशारा करती है। रिबेरा जल्दी से पक्षी को ढाल देती है। गार्ड से दया दिखाने की प्रार्थना करती है। वह अंततः विश्वास करती है कि यह चुप लड़की वास्तव में असाधारण कौशल रखती है। पक्षी जल्दी जल्दी चहचहाता है, जैसे कि एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा रहा हो। रिबेरा को एक अचानक विचार आता है।
पक्षी का पीछा करने का निर्णय लेती है ताकि राजकुमार को ढूंढ सके। वे चुपचाप लैंसेल के सेवक का पीछा करते हैं। आंगन के माध्यम से सेवक करू एक बड़े पेड़ के नीचे परेशान खड़ा है। ऊपर देखता है और मनाने की कोशिश कर रहा है। पेड़ की छायाओं में लैंसेल की सुस्त झुकी हुई आकृति धुंधले से दिखाई देती है। सेवक सुझाव देता है कि उसे अपनी मंगेतर से मिलना चाहिए, लेकिन रिबेरा द्वारा ठंडे स्वर में फटकारा जाता है। रिबेरा अंततः उसके छिपने की जगह को खोजने पर खुशी मनाती है। लैंसेल पहले ही उसकी उपस्थिति का पता लगा चुका है। उसकी आवाज में बेबसी थी। वह अनिश्चित होकर बड़े पक्षी पर सवार होती है। संकरी शाखाओं में पेड़ की चोटी तक दोनों को एक दूसरे के करीब बैठना चाहिए। लैंसेल अचानक और करीब आता है। उसकी असली मंशा जानने की मांग करता है। वह घबरा कर पीछे हटती है, पेड़ के तने से टकराती है। दर्द में आंसू भर आते हैं। वह उसकी मुश्किलों को मजे से देखता है। उसका मूड इनएक्सप्लिकेबली खुश है। रिवेरा अपने गुस्से को दबाती है। उन रहस्यमय रिकॉर्ड्स का जिक्र करने का मौका लेती है। वह सावधानी से पवित्र आंसुओं की सच्चाई के बारे में पूछती है। क्यों वह विभिन्न परीक्षणों को सहन करना पसंद करता है और इस शक्ति का उपयोग करता है? क्या वहां अनजान कठिनाइयां छिपी हुई हैं? लैंसेल की नजरें अचानक ठंडी हो जाती हैं। वातावरण तुरंत ठंडा हो जाता है। यह सवाल उसके दिल के सबसे गहरे टैबू को छूता है। लैंसेल उस निर्दोष लड़की की ओर देखता है। उसके मन में विचार चयन करते हैं, जिन्होंने पहले उसके आंसुओं के बारे में पूछा। सभी के पास शोषण या चापलूसी करने की मंशा थी। केवल यह साधारण लड़की शायद वास्तव में केवल चिंता से ही कार्य करती है। वह रात अचानक उसके मन में कौंध जाती है। उसके चाचा की विकृत मुस्कान और उसके पिता का गिरता हुआ रूप आपस में इंटरट्वाइन होकर प्रकट होते हैं। एक साथ बुनना और प्रकट होना। खून से सना दृश्य उसकी सांसें रोक देता है। वह अचानक समझ जाता है, यह सब धन्य आंसुओं को छीनने की साजिश थी। वह अस्थिरता से पेड़ के तने को पकड़ता है। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता है। रिवेरा चिंतित होकर नजदीक आती है। उसकी आंखों में चिंता भरी होती है। उसने कभी भी क्राउन प्रिंस को इतना कमजोर नहीं देखा। थिएटर में उस सुकून भरे आलिंगन को याद करते हुए वह बिना हिचकिचाहट के अपने हाथ खोलती है। लांसलॉट उसकी अचानक की गई क्रिया से चौंक कर ठहर जाता है। वह उसके कांपते कंधों को मजबूती से लपेट लेती है। धीरे धीरे उसे अपने कारण समझाती है। उसकी शुरू में विरोध करने वाली हाथ धीरे धीरे गिर जाती है, उसे पकड़ने की अनुमति देते हुए। फिर भी उसकी उंगली शरारती तरीके से उसकी भौहों को छूती है। रिवेरा पीछे की ओर झुकते हुए चिल्लाती है, लगभग शाखा से गिरने ही वाली होती है। वह जल्दी से उसकी कमर को पकड़ लेता है, उसे धीरे धीरे अपने आलिंगन में वापस लाते हुए। दोनों शाखाओं के बीच आमने सामने बैठते हैं। वातावरण नाजुक है। वह खुशी से पाती है कि उसकी भावनाएं शांत हो गई हैं। लांसलॉट अचानक सम्राट के आंसुओं के प्रति जुनून का जिक्र करता है, फिर भी इसके पीछे छिपी सच्चाई को समझा नहीं पाता। इसके साथ वह शाखा से कूद जाता है, बिना पीछे देखे चला जाता है। रिवेरा पेड़ में अकेली बैठी है। उसका दिल बहुत उथल पुथल में है। क्राउन प्रिंस भी इतना कमजोर पक्ष दिखा सकता है। सम्राट द्वारा आंसुओं की मांग की सच्चाई उसे अस्पष्ट रूप से असहज बनाती है। यह प्रतीत होता है साधा मिशन एक गहरे साजिश में शामिल होता है। कुछ दिन बाद लैंसेल अचानक अपने आगामी समुद्री राज्य क्रिसियस की यात्रा की घोषणा करता है। रिबेरा खुश है। यह उसका पहला मौका है साम्राज्य की सीमा से बाहर कदम रखने का। लैंसेल उसकी मासूम मुस्कान को देखता है, फिर भी उसे कुछ असहजता महसूस होती है। सम्राट द्वारा इस कूटनीतिक यात्रा की अचानक व्यवस्था का गहरा अर्थ होना चाहिए। जब जहाज समुद्री राज्य पहुंचता है, रिबेरा विदेशी दृश्य से गहराई से प्रभावित होती है। नीले बालों वाले निवासियों और अनोखी वास्तुकला उसकी आंखों को चकित कर देती है। लैंसेल उसे इस यात्रा के कूटनीतिक मिशन की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री हरमन उन्हें भव्य समारोह के साथ प्राप्त करते हैं। वह स्वाभाविक रूप से उन्हें राजकुमार और राजकुमारी के रूप में संबोधित करते हैं। लैंसेल इस संबोधन की अनुमति देता है सुविधा के लिए। हरमन उत्साह से उनके नायक और सुंदरता को बचाने की कहानी सुनाता है जो देशों में फैल रही है। रिबेरा शर्माते हुए समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लैंसेल की नज़र से रुक जाती है। हरमन उन्हें महल में ले जाता है।
युवा रानी क्लॉडिया व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करती है। रिबेरा रानी की अनोखी स्वभाव की ओर गहराई से आकर्षित होती है। दोनों महिलाएं जल्दी से गर्म बातचीत में लग जाती हैं। दो महिलाएं जल्दी से गर्मजोशी से बातचीत करने लगती हैं। क्लॉडिया गर्व से समुद्री राज्य की समृद्धि का गौरव प्रस्तुत करती है। लांसेल अचानक बातचीत में हस्तक्षेप करता है, इस बैठक की असामान्यता की ओर इशारा करते हुए, जो आमतौर पर तटस्थ समुद्री राज्य है। अचानक पक्षधरता दिखाना संदिग्ध होना चाहिए। रिसेप्शन हॉल में तनावपूर्ण माहौल छा जाता है। हरमन समय पर विशेष पेस्ट्री पेश करता है ताकि स्थिति को आसान बनाया जा सके। रिवेरा नए व्यंजनों की ओर आकर्षित होती है, तनाव को अस्थायी रूप से भूल जाती है। क्लॉडिया अंततः आधिकारिक दस्तावेज निकालती है। सीधे मुद्दे पर आते हुए वह स्पष्टता से बोलती है, आशीर्वादित आंसुओं की शक्ति की मांग करती है। रिवेरा सदमे में रुक जाती है, विश्वास नहीं कर पाती। रानी देने को तैयार है, समुद्री क्षेत्र के एक हिस्से पर नियंत्रण। इसके बदले लांसेल चुप्पी साध लेता है। उसकी नजरें गहरी और रहस्यमय हैं। अचानक रिवेरा के मन में एक साहसी विचार आता है, शायद यह उसके आंसुओं को प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट अवसर है। जब हरमन उन्हें एक मेहमान कक्ष साझा करने के लिए व्यवस्थित करता है, रिवेरा इतनी चौंकी हुई है कि बोल नहीं पाती। राजकुमार के साथ एक ही कमरे में होने की छवियां उसके मन में तैरती हैं। वह बेताबी से इस शर्मनाक व्यवस्था को अस्वीकार करना चाहती है, लेकिन लांसेल अचानक उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। स्वाभाविक रूप से व्यवस्था को स्वीकार करते हुए वह उसके कान में फुसफुसाता है, यह संकेत देते हुए कि उन्हें आज रात ठीक से बात करनी है। हालांकि जब दरवाजा बंद होता है, दोनों केवल एक दूसरे का सामना करते हुए चुप बैठ जाती हैं। रिबेरा क्लॉडिया की दुखी आंखों को याद करता है। युवा रानी अपने भाई की बीमारी के दर्द के बारे में बोलती है, कैसे उसने अपने एकमात्र परिवार के सदस्य की अनदेखी की, व्यस्त राज्य मामलों के कारण। जब तक उसका भाई अचानक गिर नहीं पड़ा, एक बहस के दौरान उसे पछतावे से भर दिया। सभी देशों के प्रसिद्ध चिकित्सक बेबस थे। वह केवल अपने भाई की जिंदगी के फिसलने को देख सकती थी। हर दिन जब उसे सम्राट का पत्र मिला तो आशा फिर से जाग उठी। जो रिवेरा को और भी अधिक चौंका देता है वह यह था कि क्लॉडिया को उन पिछले घटनाओं का पता था। उसकी श्रद्धांजलि पक्षी को मुक्त करने की कार्रवाई और विदेशी कलाकार की रक्षा करना अन्य देशों में फैल गया। ये छोटे मामले जिन्हें उसने तुच्छ समझा, दूसरों की आंखों में आशा बन गए। क्लॉडिया की अंतिम प्रार्थना उसके दिल में गहरा गूंज उठाती है। वह साहस जुटाती है पूछने के लिए, क्या लांसेल मदद देने के लिए तैयार है? हालांकि उसे एक दृढ़ अस्वीकृति मिलती है। वह शांति से विश्लेषण करता है, यह केवल सम्राट द्वारा स्थापित एक जाल है। यहाँ तक कि सौदे को स्वीकार करना भी साम्राज्य के लिए कोई लाभ नहीं लाएगा। रिवेरा को विश्वास नहीं हो रहा कि वह इतनी ठंडी सोच रख सकता है। अपनी क्रोध में उसे अपने पिता की बेबसी याद आती है जब वह गुजरे। अगर उसके पास ऐसी शक्ति होती तो वह कभी भी किसी को मरते हुए नहीं देखती। उसे निर्दयी कहने के बाद वह गुस्से में बाहर निकल जाती है। लांसलॉट कमरे में अकेला बैठा है, अपने माथे को रगड़ते हुए एक लंबी सांस लेता है। उसे पता था कि यह इस तरह ही होगा, फिर भी उसे एक खोने का एहसास होता है। रिवेरा तेजी से गलियारे में चलती है, आंसू अंततः उसके गालों पर बहते हैं। वह अचानक रुक जाती है, अपने गालों पर जोर से थप्पड़ मारकर खुद को संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता था कि यह कठिन होगा। उसे आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। उस दिन पेड़ में उसकी कमजोर पक्ष को देखकर यह साबित हुआ कि वह निर्दयी नहीं है। शायद अभी भी एक मौका है, शायद वह अभी भी उसे बदल सकती है। हरमन समय पर प्रकट होता है, चिंता के साथ स्थिति के बारे में पूछता है। वह संयमित रहने का नाटक करती है, झूठ बोलते हुए कहती है कि वह महल की सुंदरता की सराहना कर रही है। हरमन मुस्कुराता है और सुबह के फलों का जिक्र करता है। उसे महल के बाग में जाने के लिए आमंत्रित करता है, कहता है कि वह अच्छे से बातचीत करना चाहता है। रिवेरा महल के बाग में टहलती है, सेब के पेड़ों की पंक्तियों से गहराई से प्रभावित होती है। दो नौकरानियां झाड़ियों के बीच फुसफुसाती हैं। जब वे उसे देखते हैं तो तुरंत चुप हो जाते हैं। हरमन सही समय पर प्रकट होता है, उसे एक चमकीले रंग का फल देते हुए। वह हल्का सा काटती है, मीठा रस उसके होठों पर फैल जाता है।
प्रधानमंत्री कैजुअली उल्लेख करते हैं कि राजकुमार के सामने कठिन चुनाव है। रिवेरा खुद को शांत रखने की कोशिश करती है, हालांकि उसका दिल तेजी से धड़कता है जब उसे देखा जाता है। वह दृढ़ता से कहती है कि अगर यह उसके हाथ में होता तो वह बिना हिचकिचाहट मदद करती। हरमन तीखे स्वर में पूछता है कि ऐसा करने से क्या लाभ होगा। अगर वे अभी घर लौटते हैं तो यह दोनों पक्षों के लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है। ये शब्द उसके लिए ठंडे पानी की तरह लगते हैं, जिससे उसे अपनी खुद की नासमझी का एहसास होता है। लेकिन वह फिर भी जोर देती है कि जीवन लाभ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वह सब कुछ करेगी जो वह कर सकती है राजकुमार को मदद करने के लिए, मनाने के लिए। हरमन अर्थपूर्ण ढंग से उसे याद दिलाता है कि दुनिया खतरनाक है, शुद्ध दया का सबसे आसानी से फायदा उठाया जाता है। अपने कमरे में वह बार बार इन शब्दों के गहरे अर्थ पर विचार करती है। लांसेल के पिछले चेतावनियों को याद करते हुए वह अपनी खुद की क्रियाओं पर संदेह करने से नहीं रोक पाती। शायद जैसा कि उसने कहा, दया वास्तव में चीजों को और खराब कर सकती है। मंद लैंप की रोशनी में वह लांसेल को गहरी नींद में पाती है। उसकी माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें हैं, जैसे वह बुरे सपनों से परेशान हो। वह उसे एक पतली चादर से धीरे से ढक देती है, लेकिन वह अनजाने में उसकी आस्तीन को पकड़ लेता है। नींद में वह बच्चे की तरह कमजोर लगता है, माँ को सॉफ्टली बुलाते हुए। रिवेरा को फांसी दी गई सम्राज्ञी की याद आती है। उसके दिल में एक कड़वी पीड़ा महसूस होती है। तो वह हमेशा से इतना भारी अतीत लेकर चल रहा है। उसकी उंगलियां उसके चिंतित माथे को हल्के से छूती हैं। उसकी पीड़ा को कम करने की आशा में वह उसके कान में एक वादा फुसफुसाती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। थकावट के कारण वह सोफे पर झुक जाती है और गहरी नींद में चली जाती है। लांसेल चुपचाप उठता है और उसे धीरे से बिस्तर पर ले जाता है। उसकी उंगलियां उसके बालों की एक लट को उठाती हैं। उसके दिल में अनजाने तरंगे उठती हैं। फिर वह शर्माते हुए अपना चेहरा मोड़ लेता है, इस अचानक हलचल से हैरान। अगले सुबह रिवेरा अपनी हार पहनती है। वह हार को धीरे से छूती है, जैसे उससे हिम्मत खींच रही हो। वह गंभीरता से हरमन से कहती है कि उसे बिस्तर पर पड़े प्रिंस से मिलने ले जाए। जोएल प्रिंस अपने बीमार बिस्तर पर बेहोश रहता है। चारों ओर सड़ने की गंध फैली हुई है। हरमन धीमी आवाज में समझाता है, यह अजीब बीमारी राजकुमार के शरीर को नष्ट कर रही है। एक चिंताजनक दर से उसकी त्वचा धीरे धीरे सड़ रही है। उसकी जिंदगी जैसे रेगिस्तान में रेत की तरह बह रही है। यह भयानक दृश्य रिवेरा को और भी अधिक यकीन दिलाता है कि केवल धन्य आंसू ही उसकी जान बचा सकते हैं। वह हरमन से पूछती है कि इस दयालु राजकुमार के अतीत के बारे में और बताएं। वे कभी सबसे करीबी भाई बहन थे। बाद में वे राजनीतिक असहमति के कारण दूर हो गए। जब उनके विवाद सबसे तीव्र थे, तब राजकुमार अचानक इस अजीब बीमारी से बीमार पड़ गए। जबकि क्लॉडिया कठोर नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है, उसके चेहरे पर हमेशा एक अडिग दुख होता है। कमरे में वापस रिवेरा लांसेल को सब कुछ बताती है जो उसने देखा और सुना। वह ठंडे स्वर में जवाब देता है, उसकी बातों को अनसुना करते हुए। वह स्थानीय विशेष फल लाती है, उसे खुश करने की कोशिश करते हुए, लेकिन वह उन्हें झटक देता है। फल फर्श पर बिखर जाते हैं। वह उसे नाइव और बच्चा कहकर आरोप लगाता है, कभी भी राजनीति की क्रूरता को समझ नहीं पाई। रिवेरा टूट जाती है और जानना चाहती है कि उसे इतनी कीमती शक्ति क्यों दी गई। अगर उसके पास यह क्षमता होती तो वह इसका उपयोग और अधिक जीवन बचाने के लिए करती। निराश होकर वह जाने लगती है और उसके गले में पहना हुआ हार अचानक गिर जाता है। जब वह उसे उठाने के लिए झुकती है तो वह मेज पर अजीब फल देखती है। वे सामान्य किस्मों से पूरी तरह अलग हैं, एक अजीब सी रहस्यात्मकता पैदा कर रहे हैं। जैसे ही वह उन्हें छूने के लिए बढ़ती है, एक युवा शेफ जल्दी से उसे रोकता है, यह कहते हुए कि ये राजकुमार की विशेष दवा है। शेफ उसे मजबूती से रसोई से बाहर धकेल देता है, संदिग्ध तरीके से व्यवहार करते हुए। रिवेरा इस महल में छिपे रहस्यों को गहराई से महसूस करती है। वे सेब हमेशा महत्वपूर्ण क्षणों पर प्रकट होते हैं। संदेह उठाते हुए वह तुरंत अपिस को एक नीली विग तैयार करने का आदेश देती है, सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित। इन सभी रहस्यों के पीछे लांसेल अकेले सोचता है। वर्तमान स्थिति उसे अस्पष्ट रूप से असहज बना रही है।
क्लॉडिया कुलीनता को कमजोर करने की नीतियां लागू कर रही है और इस समय राजकुमार जोएल बीमार पड़ता है। सब कुछ का समय बहुत संयोगी है, जैसे कोई अदृश्य हाथ घटनाओं को नियंत्रित कर रहा हो। वह संदेह करने लगता है। राजकुमार की बीमारी उतनी सरल नहीं है जितनी लगती है। शाही कार्यालय में क्लॉडिया आशीर्वादित आंसुओं को प्राप्त करने की संभावना के बारे में चिंतित पूछती है। हरमन उसे धीरे से आश्वस्त करता है। उसकी नज़र में मुश्किल से दिखाई देने वाली कोमलता छिपी है। वह अचानक झुकता है और उसके माथे पर हल्का सा चुंबन देता है, शासक और विषय के बीच की सीमा तोड़ते हुए। हालांकि क्लॉडिया असंतुष्ट दिखती है। उसकी तंग नसें थोड़ी सी ढीली हो जाती हैं। वह दृढ़ता से वादा करता है कि हमेशा उसके साथ रहेगा और रसोई के बाहर उसकी रक्षा करें। युवा शेफ एक नौकरानी से शिकायत करता है उस हस्तक्षेप करने वाले मेहमान के बारे में। रिवेरा का उत्साह उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। इस क्षण एक नीली बालों वाली महिला अनाड़ी तरीके से फल की टोकरी गिरा देती है, जिससे अजीब से सेब फर्श पर लुढ़कने लगते हैं। युवा शेफ गुस्से में डांटता है, लेकिन अपनी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। डिस्गाइज की हुई रिवेरा बार बार माफी मांगती है, हालांकि उसकी आंखों में तीखापन चमकता है। वह इस अराजकता का फायदा उठाती है, एक अजीब फल उठाने के लिए, और जल्दी से उसे अपनी आस्तीन में छिपा लेती है। यह जोखिम भरा कदम उसके दिल को घोल की तरह धड़काता है। हाल ही में उसने अपिस को बाग की गुप्त जांच करने के लिए कहा था। उन्होंने पाया कि ये अजीब फल सामान्य खेती की किस्मों में नहीं है। यह उसके सत्य जानने की दृढ़ता को मजबूत करता है, भले ही आगे का रास्ता खतरनाक हो। यह निर्दोष जीवन को मिटते हुए देखने से बेहतर है। वह अपने हाथ में फल का ध्यान से निरीक्षण करती है, अंततः एक काटने का साहस जुटाती है। लांसलॉट अभी भी कमरे में सोच रहा है जब उसे अचानक दरवाजा खुलते हुए सुनाई देता है। एक नीली बालों वाली महिला लड़खड़ाते हुए आती है। उसकी आकृति अस्थिरता से झूल रही है। वह पहले सोचता है कि यह एक और नौकरानी है जो फल लाती है, केवल तब असंतोष महसूस करता है जब वह उन विशिष्ट, क्या वह रिवेरा को पहचानता है, हेट्राक्रोमैटिक आंखों वाला। वह दर्द में फर्श पर सिकुड़ जाती है। उसके हाथ में फल एक तरफ लुढ़क जाता है। वह अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके प्रिंस को उजागर करती है। जोएल की बीमारी सामान्य नहीं है। फिर वह बेहोश हो जाती है। अनजान रिवेरा एक अजीब जगह पर पहुंचती है। वह डेस्परेटली सोचती है कि उसकी युवा जिंदगी खत्म होने वाली है। तभी उसके पीछे अचानक एक आवाज गूंजती है। अंधेरे में प्रकट होने वाली महिला रिवेरा से चौंकाने वाली समानता रखती है। वह अपनी पहचान के बारे में जवाब देने से बचती है, केवल अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ। रिवेरा जानना चाहती है कि वह कहाँ है, लेकिन उसे केवल अस्पष्ट उत्तर मिलते हैं। महिला धीरे से बताती है कि जो उसे बेहोश कर गया वह जहर नहीं बल्कि दुर्भावना थी। ये शब्द शून्य में गूंजते हैं। एक ठंडी सिहरन के साथ वह रिवेरा से यहाँ रुकने की विनती करती है और इस साजिश में और गहराई में न जाने की। अज्ञानता सुख है, खतरे से दूर रहना जीवन को बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। रिवेरा जिद्दी होकर अपना सिर हिलाती है। उसकी आंखों में एक अडिग ज्वाला जलती है। भले ही आगे का रास्ता खतरनाक हो, उसे सच का पता लगाना होगा। रहस्यमयी महिला अचानक मुस्कुराती है। उसके विदाई शब्दों में गहरा अर्थ होता है। जब वह अपनी आंखें खोलती है, उसने रिवेरा की तरह के हेटेरोक्रोमैटिक आंखें प्रकट कीं। बारबरा अचानक जाग जाती है और खुद को लैंसेल की बाहों में कसकर पकड़ा हुआ पाती है। उसकी आंखों में छिपी हुई चिंता उसके दिल को एक धड़कन छोड़ देती है। शर्मिंदा होकर वह एक्सीडेंटली उसकी ठोड़ी से टकरा जाती है। इनकोहेरेंटली माफी मांगते हुए लैंसेल अपनी ठोड़ी को ढक लेता है। उसकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा दिखता है। बारबरा अपने स्पष्टीकरण में हकलाती है। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं होती। वह अपने सपने में हुई मुलाकात को छुपाती है, केवल फल की असामान्यता का जिक्र करती है। लैंसेल उसकी लापरवाही को कठोरता से डांटता है। उसकी आवाज में डर छुपा हुआ है। अगर वह फल सच में गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है, तो अब तक उसकी जान खतरे में होती। रेबेरे ने अचानक पूछ लिया कि क्या वह उसकी चिंता कर रहा है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, दोनों ठिठक जाते हैं। एक अजीब सी चुप्पी हवा में भर जाती है। वह जल्दी से भविष्य में अधिक सतर्क रहने की कसम खाती है और लापरवाही से जोखिम नहीं उठाने का वादा करती है।
लेकिन वह तुरंत रानी से मिलने पर जोर देती है। अपनी खोजों की रिपोर्ट देने के लिए लैंसेल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने शुरू किए गए मिशन को पूरा करने पर जोर देती है। दूसरी ओर राजकुमार अपनी दवा लेने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसे एक चिंतित चिल्लाहट से रोका जाता है। रिवेरा और लैंसेल दरवाजे से अंदर घुसते हैं, उसे औषधीय सूप पीने से तुरंत रोकते हैं। जोएल अवांछित मेहमानों को हैरानी से देखता है। दवा का कटोरा हवा में लटका हुआ है। रिवेरा की तेज सांसों के साथ सच सामने आने वाला है। एक नौकर क्लॉडिया के कार्यालय में घबराहट में घुसता है, रिपोर्ट करता है कि विदेशी मेहमानों ने जबरदस्ती राजकुमार के कक्ष में प्रवेश कर लिया है। रिवेरा जोएल के हाथों से दवा का कटोरा छीन लेती है। उसकी आवाज उत्तेजना से कांप रही है। वह जोर देकर कहती है कि राजकुमार के लक्षण बीमारी के कारण नहीं हैं, बल्कि कुछ और हैं। वह सबूत के तौर पर अपनी काली हुई हथेली उठाती है। सभी लोग सदमे में पीले पड़ जाते हैं। जोएल अविश्वास में पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। वह समझाने वाली है रसोई में मिली अजीब से सेब के बारे में, लेकिन जोएल अचानक उसका कलाई पकड़ लेता है, इस सच को वेहेमेंटली नकारते हुए। इस अराजक क्षण में क्लॉडिया और हरमन आते हैं। खबर सुनकर जोएल तुरंत दर्द भरे चेहरे में बदल जाता है। उनसे इंट्रूडर्स को बाहर निकालने की भीख मांगता है। वह तेजी से रिवेरा की संदिग्ध वेशभूषा की ओर इशारा करता है। रिवेरा बेबस होकर लैंसेल की ओर देखती है, केवल एक ठंडी प्रतिक्रिया प्राप्त करती है। जब वह खुद का बचाव नहीं कर सकती, हरमन शालीनता से आगे बढ़ता है। वह शांतिपूर्वक स्वीकार करता है कि उसने रिवेरा को कार्य करने का विशेषाधिकार दिया। यह अप्रत्याशित मोड़, जोएल का चेहरा तुरंत मौत की तरह पीला पड़ जाता है। क्लॉडिया अपने भाई की असामान्य जिद को ध्यान से नोटिस करती है। वह कठोरता से सवाल करती है, क्या यह एक सुनियोजित साजिश है? जोधियो द्वारा जोएल उत्साह से इनकार करता है। उसकी आवाज में छिपी हुई घबराहट है। लैंसेल समय पर प्रस्ताव देता है कि आशीर्वादित आंसू को सत्यापन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। यह प्रस्ताव जोएल की आखिरी मानसिक रक्षा को पूरी तरह से तोड़ देता है। वह जोर से कंबल फेंकता है और दरवाजे की ओर बेताबी से दौड़ता है। लैंसेल तेजी से उसके रास्ते में आ जाता है। उसे मजबूती से पकड़कर क्लॉडिया दर्द से मांग करती है कि उसका भाई क्यों जोधियो की रक्षा पर जिद कर रहा है। जोएल मुक्त हो जाता है और अंततः दिल तोड़ने वाली सच्चाई बोलता है। वह खुरदुरी आवाज में चिल्लाता है कि यह सब उसकी बहन की रक्षा के लिए था। ये शब्द गड़गड़ाहट की तरह गूंजते हैं। कमरे में सभी को जड़वत छोड़ देते हैं। बचपन में जोएल हमेशा पेड़ों के पीछे छिपता था, चुपचाप रोता था। क्लॉडिया हमेशा उसका सबसे मजबूत रक्षक थी। सभी ने माना कि बहादुर बहन आदर्श उत्तराधिकारी है। फिर भी उनके पिता ने अचानक सिंहासन को कोमल जोएल को सौंप दिया। यह निर्णय दोनों भाई बहनों को सदमे और दर्द में डाल देता है। क्लॉडिया अपने पिता के इस बेतुके चुनाव को स्वीकार नहीं कर सकी। उसने दृढ़ता से विश्वास किया केवल वह ही राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जा सकती है। फिर भी उनके पिता की मृत्यु तक यह निर्णय कभी नहीं बदला। जोएल ने संकोच में कहा कि वह कभी अपनी बहन की प्रतिभाओं को पार नहीं कर सकता। उसने अंततः सिंहासन अपनी बहन को सौंप दिया, यह मानते हुए कि वह राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जाएगी। उसने सोचा कि यह सभी समस्याओं का सही समाधान होगा। क्लॉडिया के सिंहासन पर चढ़ने के बाद उसने कुलीनों पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा। उसने युद्ध के माध्यम से क्षेत्र का विस्तार करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई। जोएल ने अविश्वास में सवाल किया, यह उनके पिता की इच्छाओं का पूरी तरह उल्लंघन था। क्लॉडिया ने ठंडे स्वर में कहा, वह इस राष्ट्र की सच्ची शासक है, तुम बस एक रोने वाला बच्चा हो। इन शब्दों ने उसकी आखिरी उम्मीद को पूरी तरह तोड़ दिया। जोएल ने एक कोने में डेस्परेटली रोया। युद्ध का डर और भी बढ़ गया। उसकी बहन कितनी अजीब हो गई थी। वह एक बार की दयालु नानी अब एक अजनबी बन गई थी। उसने हल्की हंसी में कहा और फूट डाल दी, यह कहते हुए कि क्लॉडिया शक्ति से भ्रष्ट हो गई है। उसने वह अजीब सेब निकाला जो एक अशुभ आभा फैला रहा था। उसे अपनी बहन की ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए ललचाते हुए, शक्ति हासिल करते हुए जोएल ने सेब को दूर फेंक दिया। उसका दिल संघर्ष और द्वंद्व से भरा हुआ था। वह अपनी बहन को यह साबित करना चाहता था कि वह अभी भी परवाह करती है, लेकिन सच देखने से डरता था।
जब उसने बीमारी का बहाना बनाया और क्लॉडिया के चिंतित चेहरे को देखा, उसका दिल टूट गया। क्या यह परवाह सच थी या सिर्फ शक्ति का दिखावा? जब सच सामने आया तो क्लॉडियस ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। यह थप्पड़ न केवल विश्वास को तोड़ दिया, बल्कि उनके एक बार कीमती बंधन को भी। क्लॉडिया ने जोएल की कॉलर को मजबूती से पकड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई उसकी सच्चाई की परीक्षा लेगा। इतनी क्रूरता से जोएल जिद्दी होकर सबसे दर्दनाक शब्दों का इस्तेमाल करता है अपनी बहन के दिल को चोट पहुंचाने के लिए। जोरदार थप्पड़ लगातार गिरते हैं, खासकर शांत कमरे में यह सुनाई देता है। हरमन जल्दी से आगे बढ़ता है हस्तक्षेप करने के लिए। चिंतित है कि जोएल का कमजोर शरीर इसे सहन नहीं कर सकता। लांसेल धीरे धीरे सिर हिलाता है, भाई बहन को जारी रखने का संकेत देते हुए, अपनी दबाई हुई भावनाओं को मुक्त करते हुए। क्लॉडिया की आवाज अचानक रुंध जाती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे वह भाई याद आता है जो हमेशा उसके पीछे छिपा रहता था, फिर भी हमेशा उसकी यादों में उसका समर्थन करता था। जोएल ने दृढ़ता से कहा, वह राष्ट्र पर शासन करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थी। उन शुद्ध मुस्कानों में बिना शर्त विश्वास भरा था और प्रशंसा। उसने सोचा, यह बंधन कभी भी किसी चीज से नहीं टूटेगा। उसे यह नहीं पता था कि उसकी जोरदारता ने उसके भाई के दिल में असुरक्षा के बीज बो दिए थे। क्लॉडिया धीरे धीरे झुकती है ताकि जोएल की आंखों में देख सके। कांपते हुए वह पूछती है, क्या वे अपनी पुरानी विश्वास को फिर से स्थापित कर सकते हैं? जोएल आंसुओं के बीच मुस्कुराता है, धीरे से कहता है कि वह हमेशा उसकी एकमात्र रानी रहेगी। यह गर्म दृश्य रिवेरा की आंखों में आंसू ला देता है। वह चुपचाप ऐसी बिना शर्त विश्वास और बंधन की इच्छा करती है। हरमन समय पर सुझाव देता है कि भाई बहन को थोड़ी जगह दी जाए। बाहर जाते समय अकेले रिवेरा को हवा में कुछ असामान्य महसूस होता है। हरमन अचानक मुड़ता है, उन्हें अर्थपूर्ण धन्यवाद देता है। लांसेल जल्दी से रिवेरा को अपने पीछे छिपा लेता है। उसकी नजरें बाज की तरह तेज हैं। उसने पहले ही महसूस किया है कि इस प्रधानमंत्री के शब्द और क्रियाएं संदिग्ध हैं। हर जगह हरमन शांति से उन्हें रिसेप्शन रूम में आमंत्रित करता है विस्तृत चर्चा के लिए। बैठने के बाद रिवेरा अंततः अपने मन में सवाल पूछती है, क्या उसे जोएल के बारे में सच पहले से पता था? बेहोशी की बीमारी के बारे में हरमन ईमानदारी से स्वीकार करता है। उसकी आवाज इतनी शांत है कि यह चिंताजनक है। वह शांति से विश्लेषण करता है कि उत्तराधिकार में बदलाव से क्या हलचल हो सकती है। एक वफादार विषय के रूप में उत्तराधिकार में बदलाव द्वारा एक वफादार विषय के रूप में उसे रानी के लिए सभी बाधाओं को दूर करना होगा। लांसेल ने तीखे स्वर में बताया, वह केवल इस संकट का लाभ उठा रहा है। हरमन न तो पुष्टि करता है और न ही इनकार, बल्कि रिवेरा को उसकी अत्यधिक दयालुता की याद दिलाता है। इस साजिशों से भरी दुनिया में शुद्ध दिल सबसे आसानी से मैनिपुलेटेड होते हैं। वह एक लाल कागज निकालता है जिस पर एक सर्प का प्रतीक है। जैसे ही लांसेल उस पैटर्न को देखता है, वह अचानक उठता है। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। रिवेरा ने कभी उसे इस तरह असंयमित होते नहीं देखा। हरमन की उंगलियां हल्के से कागज को छूती हैं। उसका चेहरा गंभीर है। वह इस पंथ के प्रतीक को खोजने की कहानी सुनाता है जो नर्स के सामान में मिला था। इस संगठन का नाम है प्रतिकृतियां और इसके विश्वास समय के साथ लंबे समय तक दफन हो गए हैं। उनका सिद्धांत वर्तमान धर्म के खिलाफ है, खतरनाक विचारों से भरा हुआ, यह मानते हुए कि आत्माओं की शक्ति साझा नहीं की जानी चाहिए बल्कि मनुष्यों द्वारा नियंत्रित की जानी चाहिए। यह उन लालची व्यक्तियों के सोच के समान है जो महान युद्ध के दौरान थे। हरमन अर्थपूर्ण तरीके से प्रस्तावित करता है इस पंथ के बारे में जानकारी साझा करने का। इससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। समुद्री नियंत्रण के लिए लड़ाई से अधिक। शहर की दीवार के ऊपर रिवेरा गहराई से चिंतित है। लांसेल धीरे से रिवेरा के गाल को चुटकी भरता है। वह अपनी असमर्थता के लिए आत्मकलंक में डूबी हुई है। हालांकि सच उजागर हो गया था, वह फिर भी इसके पीछे की साजिश को हल नहीं कर सकती। उसके पिता का सवाल कि एक कुलीन महिला क्या कर सकती है, उसके कानों में गूंजता है। लांसेल अचानक उनके चारों ओर सभी को कर देता है। हवा में दिल की धड़कन की चुप्पी भर जाती है। फिर वह अपनी टाई ढीली करने लगता है। यह क्रिया रिवेरा को घबरा देती है।
वह अपना सीना खोलता है और रिवेरा से अपना हाथ बढ़ाने के लिए कहता है। वह उसके कांपते हुए हाथ को लेता है और उसे अपने सीने पर चमकते निशान पर धीरे से दबाता है। यह पैटर्न, जो पिछले सम्राट की मृत्यु के बाद प्रकट हुआ, उसका सबसे गहरा रहस्य है। उसने हमेशा आंसू बहाने से इनकार किया है, क्योंकि वह वर्तमान सम्राट के इरादों को नहीं देख सकता। जब तक यह साधारण कुलीन महिला उसके जमी हुई दुनिया में नहीं आई, हरमन की सलाह अचानक उसके दिल में गूंजती है। मासूमियत शक्ति बन सकती है अपने माता पिता के गलत मामले की जांच करने के लिए और सच को उजागर करती है ठीक उसी समय जब वह हिचकिचाती है। अब इसका आगमन इस पल को बाधित करता है। लांसेल 1 सेकंड में अपने कपड़े सीधा करने में सफल होता है। अब इस रिवेरा की खोई हुई हार लाता है। नौकरानियां आपस में फुसफुसाती हैं। हार को तादेओ द्वारा प्रेम के प्रतीक के रूप में समझती हैं। लांसेल का चेहरा तुरंत अंधेरा हो जाता है। उसकी नजरें तेज धार वाली चाकू जैसी होती हैं। रिवेरा का दिल डूब जाता है। यह गलतफहमी कैसे समझाए नहीं जानते। तादेओ बगीचे में अकेला बैठा है, चाय पीते हुए। चारों ओर असहज खामोशी है। अचानक उसे एहसास होता है कि वह उस शोर मचाने वाली लड़की की मौजूदगी का आदी हो गया है। जैसे ही उसकी यादें उभरती हैं, रिवेरा उसकी नजर में आ जाती है। सांसें थमती हैं। वह बेताबी से हार की बात करती है। उसकी आवाज चिंता से कांपती है। इस हार को देखकर लांसेल ने तुरंत शादी की तारीख तय करने की मांग की। यादें लहर की तरह वापस आती हैं। लांसेल ने हार की उत्पत्ति पर ठंडे स्वर में सवाल किया। रिवेरा ने संकोच में जवाब दिया, यह कहते हुए कि वह देने वाले के रूप को याद नहीं कर सकती। उसके दिल में अपराध बोध भरा है, फिर भी उसे इस अच्छी मंशा वाली झूठ को जारी रखना है। लैंसलॉट की नजरें और गहरी हो जाती हैं। जल्द से जल्द सगाई की घोषणा करने का फैसला करते हैं। यह अचानक का फैसला रिवेरा को चौंका देता है। वह बार बार अविश्वास में पुष्टि करती है, केवल एक दृढ़ उत्तर प्राप्त करती है। अब तादेओ के सवाल का सामना करते हुए वह मजबूर होकर अपने भावनाओं से इनकार करती है। फिर भी उसकी आवाज अनजाने में गिर जाती है, जो उसकी आंतरिक अस्थिरता को उजागर करती है। वह स्वीकार करती है कि वह जानना चाहती है कि लांसेल क्यों आशीर्वादित आंसू का उपयोग करने से इनकार करता है। स्वतंत्रता पाने के अलावा वह यह भी जानना चाहती है कि लांसेल क्यों नहीं रोता। तादेओ उसकी भावनाओं में बदलाव को बारीकी से महसूस करता है। वह धीरे से पूछता है, क्या उसे यह परेशान करने वाला हार फेंक देना चाहिए। इस बीच लांसेल अपने घोड़े को रोकता है। ग्रैंड ड्यूक के महल के सामने श्रमिक जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। हवा में असामान्य तनाव भरा हुआ है। ग्रैंड ड्यूक गेराल्ट नर्वसली अपने कपड़े ठीक करता है, इस अनचाहे मेहमान का स्वागत करने के लिए। उनके बाहरी रूप से सम्मानजनक अभिवादन उनके शब्दों की तीखापन को छिपा नहीं सकते। आंगन से गुजरते हुए लांसेल आराम से निर्माण श्रमिकों का जिक्र करता है। गेराल्ट उत्सुकता से अपनी बेटी की स्थिति के बारे में पूछता है। विषय बदलने की कोशिश करते हुए लांसेल अचानक रुक जाता है और वह घातक सवाल पूछता है, क्यों सम्राट का महल ग्रैंड ड्यूक के निजी सैनिकों को स्वतंत्र प्रवेश की अनुमति देगा। वह गेराल्ट की चौंकी हुई आंखों में सीधे घूरता है, यह जानने की मांग करता है कि उसका सम्राट के साथ क्या समझौता है। कुछ समय पहले सम्राट ने एक जलमार्ग नवीनीकरण योजना का जिक्र किया था। उसने जानबूझकर उस नदी का जिक्र किया जो कभी नहीं जमती। गेराल्ट के अचानक बदलते चेहरे को देखते हुए, यह पवित्र नदी पहले सम्राट के आंसुओं से बनी कभी नहीं जमती, आत्मा के आशीर्वाद का प्रतीक। मंदिर ने सम्राट ली को अनुमति देने से इनकार कर दिया। नदी पर अधिकार, क्योंकि वह आंसू नहीं बहा सकता। अब सम्राट जोर दे रहा है गेराल्ट को मंदिर की इच्छा का विरोध करने के लिए और पवित्र नदी का नियंत्रण सौंपने के लिए। लांसलॉट स्वागत कक्ष में बैठा है, ग्रैंड ड्यूक के असली इरादों पर सवाल उठाते हुए। इस कार्रवाई के लिए गेराल्ट उत्साहित होकर कहता है कि वह केवल यह चाहता है कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे। वह अपनी बेटी के क्राउन प्रिंसेस बनने का उपयोग महल में अधिक गार्ड भेजने के अवसर के रूप में करने की योजना बना रहा है। लांसेल शांति से पूछता है, क्या यह वास्तव में रिबेरा की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। ये शब्द गेराल्ट को पूरी तरह से गुस्सा दिला देते हैं। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं जब वह क्राउन प्रिंस को डांटता है।
अगर लांसल ने पहले आशीर्वादित आंसू का उपयोग किया होता तो दुल्हन चयन समारोह की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर भी अगर उसने रिवेरा को उकसाया नहीं होता तो सम्राट इसका फायदा नहीं उठाता। लांसल अचानक समझता है कि यह ग्रैंड ड्यूक, जो क्रूरता के लिए जाना जाता है, उन लोगों के प्रति एक कमजोरी रखता है जिन्हें वह प्रिय मानता है। गेराल्ट कभी भी शतरंज के मोहरों की तरह क्रूर नहीं हो सकता। सम्राट उनके दौरे का फायदा उठा रहा है, ग्रैंड ड्यूक को पवित्र नदी का नियंत्रण सौंपने के लिए धमकाने के लिए। गेराल्ट अचानक पूछता है कि उसने केवल रिबेरा को ही क्यों चुना। गेराल्ट अचानक पूछता है कि उसने रिवेरा को अकेले क्यों चुना। लांसलोट की आंखों के सामने कई महान महिलाओं में से उनके पहले मिलन की छवि प्रकट होती है। उसके घबराए हुए रूप के साथ पक्षी की पीठ पर वे विषम रंग की आंखें, डर और जिद के साथ इंटरट्वाइंड, अजीब तरह से उसकी ध्यान खींचती हैं। उसे गहराई से पता था कि अगर उसने इस महिला को जाने दिया तो उसे जीवन भर इसका पछतावा होगा। यादें लहर की तरह उमड़ती हैं। पुस्तकालय में वह अजीब निमंत्रण, पेड़ में वह गर्म आलिंगन, रात में उसके कान में नरम फुसफुसाहट, हर पल उसकी मूल योजना को अपने रास्ते से भटका देता है। अंततः वह ऊपर देखता है और एक चौंकाने वाला उत्तर देता है, मुझे उसकी मूर्खता पसंद है। जेराल्ड की हैरान नजरों के सामने वह रायबारा की विभिन्न कमियों को गिनाता है, इतनी दयालु की लाभों को नजरअंदाज कर देती है, बिना परिणामों पर विचार किए आवेगी। यही मासूमियत उसे अशांति का अनुभव कराती है। जेराल्ड दर्द से उसे रिवेरा की भावनाओं की परवाह न करने का आरोप लगाता है। लांसलोट उठकर जाने लगता है, लेकिन दरवाजे पर रुक जाता है। वह जेराल्ड से पूछता है कि क्या वह सच में अपनी बेटी को एक कमजोर व्यक्ति के रूप में देखता है जिसे हमेशा सुरक्षा की जरूरत है। ये शब्द एक तलवार की तरह चीरते हैं ग्रैंड ड्यूक की लंबे समय से चली आ रही धारणा के माध्यम से। इस बीच तादेओ हार के साथ खेल रहा है। यह इतनी हलचल का कारण बना। रिवेरा चिंतित होकर कहती है, उसे इसे लौटाना होगा, वह अपनी गलती छुपा नहीं सकती। वह इस दयालुता का बदला अन्य तरीकों से चुकाना चाहती है। तादेओ इस मौके का फायदा उठाकर एक निजी मुलाकात का अनुरोध करता है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है। रिवेरा केवल उलझन में सहमति देती है। अगले दिन तादेओ ध्यान से तैयार होकर एक आत्मा की तरह चमकता है। रिवेरा उसके दुर्लभ वस्त्रों से स्तब्ध है। सड़कों पर उत्सव का आनंद छाया हुआ है। लोग अजीब पोशाकें पहने हुए हैं, स्थापना महोत्सव का जश्न मना रहे हैं। राहगीर रिवेरा की विषम आंखों की तारीफ करते हैं, उसे विशेष बताते हैं। वह ऑकवर्डली धन्यवाद करती है, अंदर गहरा दबाव महसूस कर रही है। तादेओ आराम से कहता है, कोई भी दूसरे राजकुमार की परवाह नहीं करेगा। वह अनुरोध करता है कि वह उसे नाम से बुलाए। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है। रिवेरा के लिए मना करना मुश्किल है। उसकी जानबूझकर दिखाई गई आकर्षण, सड़क पर नाचते युगल का दृश्य यादें जागृत करता है। वह अपने बचपन को याद करती है और अंततः मुस्कुराती है। वह खुद से पूछती है कि तादेओ को किस महोत्सव का उपहार चाहिए। वह गहराई से प्रभावित होता है और उसे नाचने के लिए आमंत्रित करता है। रिवेरा शुरू में शर्माती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें शामिल हो जाती है। दोनों भीड़ में घूमते हैं, एक साथ सुखद समय बिताते हैं। विदाई पर एक परिचित धुन उसे कुछ याद दिलाती है। वह जल्दी से एक संगीत बॉक्स लौटाने के उपहार के रूप में खरीदती है। तादेओ का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। जब वह उपहार प्राप्त करता है तो वह उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है और उससे लांसल पर भरोसा न करने की विनती करता है। उसे चेतावनी देता है कि लगातार भरोसा केवल नुकसान लाएगा। रिवेरा को याद आता है कि यह उसी शब्द के समान है जो उसने बेहोशी में सुना था, लेकिन अब वह लड़की नहीं है जो अंधाधुंध आदेशों का पालन करती है। तादेओ अकेला संगीत बॉक्स के साथ चला जाता है। घर लौटने के बाद उसे पछतावा होता है कि योजना भटक गई है। उसका चेहरा जटिल है। जैसे ही उसकी उंगलियां संगीत बॉक्स को छूती हैं, एक महिला सीढ़ियों से उतरती है, ठंडी उपहास के साथ, यह पूछते हुए कि क्या उसने अपने भाई की मंगेतर के लिए भावनाएं विकसित की हैं। तादेओ ओवेगा को ठंडी नजर से घूरता है। उसकी आंखें सतर्क हैं। पुजारी की मजाक उसके दिल के सबसे संवेदनशील हिस्से को छू जाती है। वह सम्मानपूर्वक माफी मांगती है, लेकिन यह बताती है कि उसने योजना का पालन नहीं किया है।
रिवेरा के साथ दोस्ती बनाना सम्राट के आदेशों को पार कर गया है। अडियो हल्का सा हंसता है, कहता है, यह कोई स्कैंडल नहीं पैदा करेगा। ओवेगा चेतावनी देती है कि भावनाएं उनके महान कार्य को नष्ट कर सकती हैं। यादें उस खूनी रात की लौटती हैं जब वह एक छोटे लड़के के रूप में लांसल को खून में लिपटा हुआ देखता है। एक छोटे लड़के के रूप में उसने लांसल को खून में सना देखा। तब से भाइयों के बीच एक ऊंची दीवार बना दी गई। वह दृढ़ता से विश्वास करता है, लांसल के हाथ खून से सने हुए हैं। जो कोई भी उसके करीब आएगा उसे नुकसान होगा। यह रिवेरा को मनाने का सबसे अच्छा कारण है। अचानक उसे एहसास होता है कि उसे ये बातें पुजारी को नहीं बतानी चाहिए। ओवेगा उसे याद दिलाता है कि सब कुछ अभी भी उसकी मदद की जरूरत है। तादेओ उन अंधविश्वासी जादू में विश्वास करने वालों का मजाक उड़ाता है। वह मुड़ता है और अपने अर्थपूर्ण इनकार को छोड़ देता है। इस बीच रिवेरा किताबों के ढेर के बीच जागती है। वह निराशा के साथ खोजती है कि राजकुमारों के रिकॉर्ड मिटा दिए गए हैं। एपीआई सुझाव देता है कि विभिन्न कोणों से सुराग खोजें। वह चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि किसी ने कभी क्राउन प्रिंस को जहर देने की कोशिश की थी। उन गद्दारों के रिकॉर्ड पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए थे। एपीआई उसे याद दिलाता है कि क्राउन प्रिंस उसका इंतजार कर रहा है। रिवेरा जल्दी से बिखरी हुई किताबों को व्यवस्थित करती है। लांसल दीवार के खिलाफ झुकता है। उसकी देर से आने पर असंतोष व्यक्त करता है। वह बेताबी से अपनी जांच गतिविधियों को छिपाने की कोशिश करती है। वह उसकी घबराहट और छिपाव को बारीकी से महसूस करता है। अचानक सभी की नजरों को नजरअंदाज करते हुए वह उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। रिवेरा उसके कंधे पर चौंकी हुई चुप रहती है। वह शांतिपूर्वक कहता है कि उन्हें विस्तार से बात करने की जरूरत है। कमरे में वापस रिवेरा संघर्ष करती है और उसके कंधे पर आक्रोशित होकर विरोध करती है, लेकिन वह चौंकाने वाली नजरों पर ध्यान नहीं देता। उनके चारों ओर कमरे में प्रवेश करते ही वह उसे धीरे से नीचे रखता है। उसके गाल लाल हो गए हैं, आंखों में शर्म और नाराजगी भरी है। लेकिन लैंसल अचानक घोषणा करता है कि वह सार्वजनिक रूप से स्नेह दिखाना चाहता है। यह प्रस्ताव उसे और भी अधिक भ्रमित कर देता है। वह शांतिपूर्वक वर्तमान गंभीर स्थिति को समझाता है। सम्राट ग्रैंड ड्यूक का उपयोग कर रहा है मंदिर की शक्ति चुराने के लिए। यह सच रिवेरा के पूरे शरीर को ठंडा कर देता है। अब उसे समझ में आता है, सम्राट की क्षमा केवल एक भ्रांति थी। उसके पिता को साजिश में मजबूर किया गया। उसे बचाने के लिए अपराध और आत्मकलंक तुरंत उसे ओवरवेल्म कर देते हैं। लैंसलॉट उसके चेहरे के जटिल बदलावों को देखता है, यह नहीं समझते हुए कि वह हमेशा सब कुछ अकेले क्यों सहन करती है। वह मदद नहीं कर पाता और उसके हाथ के पिछले हिस्से को ढकने के लिए बढ़ता है। यह अचानक का संपर्क दोनों को ठिठका देता है। वह जल्दी से अपना हाथ खींच लेता है, अपने अंदर की उथल पुथल को छुपाते हुए। रिवेरा उससे सार्वजनिक रूप से स्नेह दिखाने के असली उद्देश्य के बारे में पूछती है। वह समझाता है कि उन्हें सार्वजनिक राय बनानी होगी ताकि मंदिर का समर्थन प्राप्त कर सकें, यह दावा करते हुए कि वह आत्माओं द्वारा चुनी गई है, ग्रैंड ड्यूक की रक्षा कर सकती है। रिवेरा कड़वेपन से मुस्कुराती है। रिवेरा कड़वे मुस्कान के साथ कहती है कि कोई इस झूठ पर विश्वास नहीं करेगा। जब वे बहस कर रहे होते हैं, दरवाजे के बाहर से एक घोषणा आती है। एक नौकर अंदर आता है, रिवेरा के लिए सम्राट की बुलावा देने के लिए। लांसलॉट फटने वाला होता है, लेकिन रिवेरा उसे रोकती है। वह गहरी सांस लेती है, अपने पिता के लिए अकेले इसका सामना करने का निर्णय लेती है। उसे सम्राट से मिलना होगा। युवा रिवेरा अपने पिता से धीरे से पूछती है कि माँ कभी उनके जीवन में क्यों नहीं आई। वह हमेशा अपने पिता को दूर देखते हुए देखती है, अकेले दुख में डरती है कि वह पर्याप्त अच्छी नहीं है, जिससे पिता हमेशा उदास रहते हैं। पिता धीरे से बताते हैं कि वह एक बुद्धिमान और मजबूत महिला थी। उसके पास ऐसी आंखें थीं जो दुनिया और ऊंचे आदर्शों को देखती थीं। इसलिए वह अपनी पत्नी को याद करते हैं। वह अपनी बेटी के साथ जो समय अब उनके पास है उससे भी संतुष्ट हैं। रिवेरा अपने पिता की बाहों में खुद को फेंक देती है, एक शाश्वत वादा करती है, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। याद अब्रप्टली नौकर की आवाज से बाधित होती है। अपियास को दरवाजे के बाहर रक्षकों ने रोक रखा है, मदद नहीं कर पाने के कारण। रिवेरा अकेले भव्य महल के हॉल में चलती है।
सम्राट नीचे देखता है, इस विषम रंग की आंखों वाली लड़की का निरीक्षण करते हुए। वह मजाक में सवाल करता है, क्या उसने अपनी मूल मंशा बदल दी है? आंसू प्राप्त करने का विचार क्यों छोड़ दिया? राजकुमार से विवाह चुनने के लिए रिबेरा अपने डर को दबाती है, यह बताते हुए कि यह एक बेबस विकल्प था। सम्राट लगातार दबाव डालता है, समुद्री साम्राज्य में उसकी लापरवाही पर सवाल उठाते हुए। उसके पास स्पष्ट रूप से आंसू प्राप्त करने का एक मौका था, लेकिन उसने अन्य तरीकों को खोजने का निर्णय लिया। वह साहस इकट्ठा करती है और सम्राट से उसके असली उद्देश्य के बारे में पूछती है। अगर यह केवल उत्तराधिकार के लिए है, तो आंसुओं की आवश्यकता क्यों है? अपने पिता सम्राट को क्यों शामिल किया? ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसने सबसे बेवकूफी भरा मजाक सुना हो। उसका दमनकारी आभा पूरे हॉल को घेर लेता है, जैसे उसकी डर में कुछ ठोस हो। रिबेरा सभी की सलाह याद करती है। पिता ने उसे आज्ञाकारी रहने को कहा, तादेओ ने उसे आज्ञाकारी रहने के लिए कहा, भिन्न रंग की महिला ने उसे नाइव रहने और न जागने को कहा। लेकिन पिता की अकेली आकृति समाधि के सामने उसके दिल को चीर देती है। वह अपनी मुट्ठियां भींचती है और घोषणा करती है कि वह पछताने से बेहतर है कि सच का पीछा न करे। सम्राट थककर पुजारी को बुलाता है। ओ विदा का हाथ धीरे से रिवेरा के कांपते कंधे पर रेस्ट करता है। उन रक्त लाल आंखों से उसे देखता है, यह टिप्पणी करते हुए कि रिवेरा की आंखें उसकी मां की आंखों के समान हैं। रिवेरा लांसेल के चेतावनी को याद करती है। रिवेरा लैंसेल की चेतावनी याद करती है। उसकी नजर पुजारिनी पर टिकी हुई है। ओवेगा, यह रहस्यमय महिला जिसने सम्राट को उसकी शक्ति दी। वर्षों पहले उसने पिछले सम्राट के भाई के लिए सिंहासन सुरक्षित किया, केवल शब्दों के माध्यम से। अब वह उस लगभग भूली हुई मां का जिक्र करती है। सम्राट अधीरता से इस पूछताछ को रोकता है। वह निर्दयी शर्तें रखता है, स्वतंत्रता के लिए आंसू, असफलता का मतलब है मौत। रिवेरा आखिरकार असली कारण समझ जाती है। लांसेल सम्राट से नफरत करता है। यह आदमी अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सब कुछ रौंद देगा। वह गुस्से में पूछती है कि उसे निर्दोष लोगों को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहिए। सम्राट हल्के से कहता है कि केवल वह ही धन्य आंसू इकट्ठा कर सकती है। ओवेगा असर्ट्स, ये हेटेरोक्रोमैटिक आंखें उसकी किस्मत का निर्धारण कर चुकी हैं। रिवेरा इस बेतुके भाग्यवाद का विरोध करती है। उसे उस मां के लिए कोई भावना नहीं है जिसे उसने कभी नहीं देखा। सम्राट और अधिक कहने से इनकार करता है। सगाई समारोह को अंतिम समय सीमा के रूप में निर्धारित करता है। उसके पास इस निर्दयी सौदे को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मंदिर में लोग राजकुमार की शादी के बारे में फुसफुसाते हैं। कुछ दृढ़ता से मानते हैं कि इस रिश्ते के पीछे एक साजिश है। लांसलोट अचानक इन अफवाहों को रोकने के लिए प्रकट होता है। रिबेरा रिलेक्टेंटली उसके प्रदर्शन के साथ सहयोग करती है। वह जानबूझकर एक ठंडी अभिव्यक्ति बनाती है। उसे बेबस बना रहा है, लेकिन भीड़ इसे सच्चे प्यार का सबूत मानती है। लांसेल उसकी बदलाव को बारीकी से देखता है। सम्राट से मिलने के बाद वह जीवंत आत्मा भारी चिंताओं से बदल गई है। वह धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है, सुझाव देते हुए कि वे थोड़ी देर आराम करें। वह उसे शोर से दूर ले जाता है। सभी की नजरें उन पर हैं। सवाल करने वाला आदमी कावू को मजाकिया मुस्कान दिखाता है। एपिस चुपचाप इस संदिग्ध व्यक्ति को नोट करता है। बर्फीली नदी का पानी रिवेरा की त्वचा के हर इंच में समा जाता है। वह उभरती है। उसकी आंखें निराशा और अनिच्छा से भरी हैं। उसकी आवाज कांपती है जब वह हार मान लेना चाहती है। वह 2 दिन पहले के उस घमंडी पुजारी केन को याद करती है। उसने कहा था कि सबसे शुद्ध पत्थर को ढूंढना है। केवल इसी तरह वह पवित्र समारोह के योग्य साबित हो सकेगी। गंदली नदी का पानी सभी उम्मीदों को छिपा देता है। हर पत्थर एक जैसा दिखता है। वह नहीं जानती कि कौन सा सबसे शुद्ध है। आध्यात्मिक ऊर्जा। वह इस शादी को जारी रखने के लिए अनिच्छुक है जो उस पर थोपी गई है। अन्य पुजारियों की ठंडी नजरें उसे चुभती हैं। वह नहीं समझती कि उसके पिता ने क्या गलत किया कि उसे ऐसी अपमान और उत्पीड़न सहना पड़ा। एपी अचानक किसी को याद करती है जो मदद कर सकता है। वह सेवक जो हमेशा राजकुमार का पीछा करता है। इस समय करू मंदिर के बाहर चिंतित होकर इंतजार कर रहा है।
लैंसेल एक सफेद घूंघट पहनकर भक्ति से प्रार्थना करता है। यह पहली बार है जब वह राजकुमार को देखता है। इतना गंभीर। शायद यह सब उस खास युवा महिला के लिए है। जब करू पानी लाने के लिए मुड़ता है, वह कुछ असामान्य नोटिस करता है। अपिस का अचानक प्रकट होना उसे चौंका देता है। जब वह तेजी से चलता है, अपिस भी दौड़ने लगती है। करू पलटकर उसके व्यवहार पर आरोप लगाता है, जब तक अपिस उसके और केन के रिश्ते का खुलासा नहीं करती। यह देखकर कि केन करू का भाई है, चौंक कर करू स्वाभाविक रूप से अनुरोध को अस्वीकार करना चाहता है, लेकिन अपिस के मनाने पर उसे हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं मिलता। मंदिर के अंदर लैंसेलोट की प्रार्थना शोर से बाधित होती है। बाहर वह अपना घूंघट हटाता है। उसका दिल संघर्ष और द्वंद्व से भरा हुआ है। उसे नहीं पता कि क्या वह उस लापरवाह लड़की पर भरोसा कर सकता है। सड़क पर चलते हुए वह रिवेरा को पवित्र पक्षी के साथ खेलते हुए देखता है। जैसे ही उनकी नजरें मिलती हैं, वह जल्दी से नजरें हटा लेता है और लड़खड़ाता है। वह पास के पानी में गिर जाता है, बर्फीले नदी के पानी में। रिवेरा लांसेल को किनारे पर खींचने के लिए संघर्ष करती है। उसकी भीगी हुई स्थिति दुर्लभ शर्मिंदगी दिखाती है। रिवेरा एक धन्यवाद सुनने की उम्मीद करती है, लेकिन लांसेल तुरंत उस ठंडे क्राउन प्रिंस में बदल जाता है, यह पूछते हुए कि उसे क्यों हस्तक्षेप करना है। वह अनोयंस में उसे थप्पड़ मारती है। उसका दिल ग्रीवेंसेस से भरा हुआ है। वह यहाँ उसकी उपस्थिति का कारण पूछता है। वह बस पवित्र पक्षी रूबी का उपयोग संदेश भेजने के लिए कर रही थी, इसलिए वह नर्वस होकर पत्थरों की खोज का बहाना बनाती है। अंदर का अपराध बोध उसे उसकी आंखों में देखने से रोकता है। अचानक की एक छींक तनावपूर्ण माहौल को तोड़ देती है। लांसेल उसकी गीली कपड़ों को उसकी त्वचा से चिपका हुआ देखता है। वह जल्दी से अपनी बाहरी वस्त्र को हटाता है और उसे कसकर लपेटता है। लांसेल अपना चेहरा ढकता है और शर्माते हुए कारण बताता है। वह देर से शर्माती है। वह धीरे से उसके ठंडे गाल को छूने के लिए बढ़ता है। उसकी आवाज में सच्ची चिंता है। उसे जल्दी से गर्म अंदर लौटने के लिए कहता है, लेकिन रिवेरा को लगता है कि यह एक और प्रदर्शन है। जब तक वह यह नहीं मानता कि इस समय कोई दर्शक नहीं है, यह देखभाल पूरी तरह से दिल से आती है। वह चुप हो जाती है। उसका दिल मिश्रित भावनाओं से भरा होता है। उसकी विश्वास उसे पीड़ित महसूस कराता है। धोखे की छाया उसके पीछे एक भूत की तरह चलती है। अगले सुबह ठंड के लक्षण आते हैं, जैसा कि अपेक्षित था। करू महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलने आता है। वह पत्थरों के गुणों के बारे में विस्तार से बताता है। आध्यात्मिक ऊर्जा मजबूत इच्छाओं का जवाब देती है। जितनी अधिक ईमानदार इच्छा, उतनी ही स्पष्ट होती है पत्थर की प्रतिक्रिया। वह धीरे से रिवेरा से उसकी सच्ची आंतरिक इच्छा के बारे में पूछता है। यह सवाल उसे गहरी सोच में डाल देता है। लांसेल तेजी से गलियारे में चलता है। उसके मन में भारी विचार हैं। करू दौड़कर रिवेरा के निर्णय की रिपोर्ट करने आता है। वह पवित्र समारोह में भाग लेगी, अपने खुद के रत्न के साथ। सभी पुजारी समारोह स्थल पर इकट्ठा हो गए हैं। रिवेरा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, एक चमकते रत्न को पकड़े हुए। अपनी बीमारी में उसके गालों पर अस्वाभाविक लालिमा है। लांसेल तुरंत आगे बढ़ता है, उसकी स्थिति के बारे में पूछने के लिए। वह जिद्दी होकर इस समारोह को पूरा करने पर अड़ी रहती है। पुजारियों की फुसफुसाहट हॉल में गूंजती है। केन चर्चाओं को सुनता है। उसका चेहरा गहरा होता जा रहा है। वह अपने हाथ में रत्न को देखता है। जीतने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ समारोह शुरू होता है। केन पहले अपना रत्न रखता है। पानी में परत दर परत चमकीली रोशनी लहराती है। सभी इस अभूतपूर्व मजबूत प्रतिक्रिया पर आश्चर्यचकित होते हैं। केन एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ प्रतिक्रिया करता है। रिवेरा पर भारी दबाव महसूस होता है। वह चिंतित होकर लांसेल के साथ बैकअप योजना की पुष्टि करती है। वह उसे धीरे से आश्वस्त करता है और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह रत्न को पानी में गिरा देती है, लेकिन केवल एक हल्की आवाज आती है। निराशा की आहें हॉल में फैल गईं। जब सभी को लगता है कि परिणाम तय हो गया है, अचानक पानी से अजीब गड़गड़ाहट की आवाजें आती हैं। पूरा गुफा जोर से हिलने लगता है। पुरोहित घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। पानी और रोशनी रिवेरा को परत दर परत लपेट लेते हैं। एक विशाल पानी का स्तंभ आसमान की ओर उठता है। वह धीरे धीरे रोशनी में गिर जाती है। रिवेरा फिर से उस रहस्यमय स्थान पर पहुंचती है।
हेट्राक्रोमैटिक आंखों वाली महिला उसकी इच्छा के बारे में सख्ती से पूछती है। लांसल उसे पकड़ता है और जल्दी से पुकारता है। उनके चारों ओर सुनहरी रोशनी धीरे धीरे खिलती है। हॉल में चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी खिलती है। अनगिनत पक्षी के आकार के प्रकाश के बिंदु इकट्ठा होते हैं और हवा में चक्कर लगाते हैं। वैकल्पिक स्थान में महिला उसकी इच्छा के बारे में पूछती है। रिबेरा धीरे से पूछती है, सामान्य लोग कौन सी इच्छाएं करेंगे? वह सम्मान की सूची बनाती है, प्रशंसा और अतीत की भरपाई की इच्छा। वह इस रहस्यमय महिला को चुपचाप देखती है और दूसरी की असली पहचान पर संदेह करने लगती है। वह स्वीकार करती है कि वह केवल अपने पिता के जीवित होने के समय में लौटना चाहती थी, लेकिन जितना अधिक वह अतीत से चिपकी, उतना ही अधिक वह खोई हुई महसूस करती। क्या इसका मतलब है कि वह वर्तमान में कभी खुशी नहीं पा सकती? लांसलोट की छवि उसकी यादों में उभरती है। उसकी ठंडी बाहरी परत के नीचे कोमल शब्द उसके कानों में गूंजता है। वे दिखावटी प्रोत्साहन और विश्वास उसे सिखाते हैं कि उसे जो कुछ भी है उसकी कदर करनी चाहिए। वर्तमान में, अंत में, वह अकेले कठिनाइयों को सहने की इच्छा करती है, केवल अपने पैरों से आगे बढ़ने की इच्छा करती है, एक भविष्य की ओर जहां सभी मुस्कुराते हैं। सुनहरी रोशनी में पक्षी उसकी देह में बारिश की बूंदों की तरह मिल जाते हैं। उसके पैरों के नीचे पानी की सतह अजीब पैटर्न के साथ लहराती है। महिला घोषणा करती है, आत्माओं ने उसे उद्धारकर्ता के रूप में चुना है। वह भविष्यवाणी करती है, दुनिया जल्द ही अराजकता और लालच में गिर जाएगी। केवल एक शुद्ध दिल इस आपदा को शांत कर सकता है। वह इस महान जिम्मेदारी को बिना हिचकिचाहट स्वीकार करती है, भले ही वह हमेशा के लिए एक शांतिपूर्ण जीवन खो दे। महिला की राहत की मुस्कान रोशनी में फीकी पड़ जाती है। रिवेरा के पास एक संदेह पूछने का समय नहीं है। वह धीरे धीरे बुलाने वाली आवाजों को सुनने लगती है। अपिस जल्दी से उस चमत्कार का वर्णन करता है जो हुआ। वह अविश्वास में अपने हाथों को घूरती है, उस अजीब और शक्तिशाली शक्ति को महसूस करने की कोशिश करती है। इस बीच लांसलॉट तीव्रता से पुजारियों से बहस कर रहा है। उच्च पुजारी उत्साहपूर्वक आत्माओं के युग की वापसी की घोषणा करता है। रिबेरा को मंदिर में रखने पर जोर देता है ताकि वह अपनी शक्ति को विकसित कर सके। पादरी नीचे उत्साह से इकट्ठा हो रहे हैं, चिल्लाते हुए। रिबेरा इस अचानक पूजा से चकित है। लांसल उनके अवसरवाद को नफरत करता है। जो लोग कभी उसे नकारते थे अब उसकी तारीफ करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वह नासमझी से सोचती है कि यह इतना बुरा नहीं है। लांसल गुप्त रूप से यह सुनिश्चित करने का निर्णय लेता है कि वह कभी भी पादरी न बने। रेबेका उसकी मदद के लिए आभारी है, लेकिन शक्ति की कमी के बारे में चिंतित है। वह धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वह उसे आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करना सिखाएगा। वह धैर्यपूर्वक ऊर्जा प्रवाह के सिद्धांतों को समझाता है। वह कड़ी मेहनत करती है, लेकिन फिर भी कुंजी को समझ नहीं पाती। लांसलोट अचानक अपना माथा उसके माथे से लगाता है। गर्म स्पर्श से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। कमरे में तुरंत सुनहरी रोशनी खिल उठती है। पक्षी के आकार की आध्यात्मिक ऊर्जा खुशी से घूमती और नाचती है। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है, सोचते हुए कि वह उसे चूमने वाला है। लेकिन लांसल शांतिपूर्वक कहता है कि उसने पहले ही कुंजी को समझ लिया है। इस क्षण ग्रैंड ड्यूक जेराल्ट आते हैं। क्रोधित होकर उच्च पादरी के साथ तीव्र वाक्युद्ध में संलग्न होते हैं। अपनी बेटी में हुए परिवर्तनों के बारे में जानकर वह तुरंत कमरे में घुसते हैं। रिवेरा को पक्षी के आकार की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ खेलते हुए देखकर वह गर्व से अपनी नई प्राप्त शक्ति दिखाती है। वह दावा करती है कि वह अपने पिता के बिना भी अच्छा कर सकती है। ये शब्द गेराल्ड के दिल में पुराने जख्मों को चीर देते हैं। वह गुस्से में पूछता है कि वह उसकी सुरक्षा को क्यों ठुकराती है। वह खुद को कभी एक कुलीन महिला क्यों नहीं मानती। रिवेरा नरमी से क्रूर सच बोलती है। वह उसकी खोई हुई जैविक बेटी की जगह कभी नहीं ले सकती। ये शब्द गेराल्ड को पूरी तरह से नियंत्रण खोने पर मजबूर कर देते हैं। एक थप्पड़ की आवाज खामोशी में खास तौर पर तेज सुनाई देती है। यादों में लूसिया खुशी से बाग में घूमती है। वह उत्साह से अपने पिता को अपने हाथ में लिए फूल दिखाती है। गेराल्ड अपने बेटी को अपनी बाहों में धीरे से पकड़ता है। यह सबसे कीमती उपहार है। उसकी दिवंगत पत्नी ने उसे बारिश की रात खिड़की पर छोड़ा था। पिता और बेटी दोनों अपने खोए हुए प्रियजन को याद करते हैं।
लूसिया नदी के किनारे फूल तोड़ने की इच्छा रखती है। अपनी माँ के लिए गेराल्ट खतरे के बारे में चिंतित है और इस विचार को धीरे से हतोत्साहित करता है। वह दिल से सराहता है कि उसकी बेटी द्वारा लगाए गए फूल अधिक खास हैं। अपनी बेटी को उठाते हुए वह उम्मीदों से भरा एक वादा करता है, विश्वास करते हुए कि वह भविष्य में जो चाहती है उसे पूरा कर सकेगी। ये शब्द लूसिया के दिल में गहराई से अंकित हैं। अगले दिन वह अकेले खतरनाक नदी के किनारे गई। जब गेराल्ट पहुंचा तो केवल निर्दयी नदी का पानी बचा था। यहाँ तक कि अंतिम विदाई भी एक शाश्वत पछतावा बन गई। जब तक वह सड़क के कोने पर उस परिचित आकृति से नहीं मिला, वह चेहरा उसकी प्रिय बेटी के समान होने के कारण उसे चकरा देता है। केवल अलग रंग की आंखें उसे याद दिलाती हैं, यह लूसिया नहीं है। वह रिवेरा को घर लाने पर जोर देता है ताकि उसकी देखभाल कर सके। इस क्षण में रिवेरा अपना सिर झुकाकर अपने दुखी चेहरे को छुपाती है। वह दूर की आवाज में धन्यवाद और माफी व्यक्त करती है। गेराल्ट उत्साह से उसके शब्दों में बाधा डालता है, इंसिस्टिंग वह पिता पुत्री के संबंध को स्वीकार करे। वह अंततः निराशा व्यक्त करता है और कहता है कि वह अब उसके चुनावों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब इस पहले की चूक के लिए खुद को गहराई से दोषी मानती है। रिवेरा उसे धीरे से सांत्वना देती है, कहती है कि वह इस पर पहले से ही अभ्यस्त है। उसने लंबे समय से समझ लिया है कि वह हमेशा एक विकल्प है। रात के देर से वह मंदिर के अतिथि कक्ष में अकेली लेटती है। मंदिर के मेहमान कमरे में अकेली लेटी है, सोचते हुए कि उसे अपनी समस्या का कैसे सामना करना है। अचानक खिड़की पर एक दस्तक रात की चुप्पी को तोड़ती है। तादेओ एक नरम मुस्कान के साथ प्रकट होता है, उसकी जीवन के बारे में पूछते हुए। अडियो खिड़की पर रहस्यमय मुस्कान के साथ दिखता है। वह अपना हाथ बढ़ाता है, रिवेरा को रात की सैर के लिए आमंत्रित करते हुए। रिवेरा हिचकिचाती है और अधिक परेशानी का कारण बनने के बारे में चिंतित है, लेकिन वह धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है, यह वादा करते हुए कि वे नहीं पकड़े जाएंगे। अगले ही पल वह अपनी बाहों में उसे कसकर लपेट लेता है और उसे हवा में ले जाता है। रात की हवा तेजी से बहती है। वह नर्वस होकर अपनी सांस रोक लेती है। अंततः एक छत पर उतरते हैं जो पूरे मंदिर का दृश्य दिखाता है। शानदार दृश्य चांदनी में चमकता है। तादेओ सोच समझकर उसे गर्म रखने के लिए एक कोट डालता है, जैसे कि वह सामान्य रूप से आशीर्वादित आंसुओं की प्रति के बारे में पूछता है। रिवेरा तुरंत उसकी यात्रा के असली उद्देश्य के प्रति सतर्क हो जाती है। वह जासूसी करने का कोई इरादा नहीं बताता और इसके बजाय शादी के बारे में पूछता है। वह लैंसेलोट के पास रहने की अपनी इच्छा स्वीकार करती है, उसके साथ बिताए हर पल को याद करते हुए, पहली बार महसूस करते हुए जरूरतमंद और प्रिय होने की गर्माहट। लेकिन तादेओ उसे याद दिलाता है कि यह सब एक भ्रांति है, उसे स्पष्ट रूप से बताने के लिए कि उसे क्या कीमत चुकानी होगी। वह जोर देकर कहती है कि यह उसकी इच्छानुसार है। वह उदास होकर सच कहता है कि सम्राट केवल उसे तब तक रहने की अनुमति देता है जब तक वह अपनी उपयोगिता खो नहीं देती। सब कुछ बदल जाएगा। फिर वह एक लिपस्टिक निकालता है और उसे उसकी हथेली में रखता है, धीरे से समझाते हुए कि यह आखिरी मौका है। लिपस्टिक में जहर के थोड़े अंश हैं, समारोह के दौरान आंखों पर किस करने से प्राप्त हो सकते हैं। धन्य आंसू। रिवेरा उसके बेईमान तरीकों से चौंक जाती है। वह तर्क करता है कि यह सब उसकी सुरक्षा के लिए है। वह उसके कान के करीब झुकता है और फुसफुसाता है, पूछता है क्या वह उसके साथ जाने के लिए तैयार है। इस बीच केन अपने कमरे में बेचैनी से चक्कर लगाता है, अपने खतरे में पड़े दर्जे के बारे में सोचते हुए। वह गुस्से से जलता है। अचानक एक रहस्यमयी पुजारिनी प्रकट होती है, लाल कागज पकड़े हुए जिसमें जादुई प्रतीक हैं। उसकी खून लाल आंखें एक अशुभ प्रकाश से चमकती हैं। वह उसे एक चौंकाने वाला रहस्य बताने का दावा करती है। रिवेरा मेकअप टेबल पर लिपस्टिक को घूरती है। उसका दिल अटेंडेंट की याद दिलाने से चीर जाता है, उसे अव्यवस्थित विचारों से जागृत करता है। कुरु आगामी समारोह के लिए उत्साहित है, लेकिन एपिस को हथियार न ले जाने की चिंता है। कुरु धैर्यपूर्वक समारोह के महत्व को समझाता है, साम्राज्य की शक्ति को प्रदर्शित करते हुए। दूर से हो रही हलचल सम्राट के आगमन की घोषणा करती है। सम्राट पुजारिनी के साथ फुसफुसाते हैं, योजना की प्रगति की पुष्टि करते हुए।
उच्च पुजारी रिवेरा को नर्वस न होने का आश्वासन देते हैं, लेकिन उसके दिल में वह केवल धन्य आंसुओं के मिशन के बारे में सोचती है। कल्पना करते हुए, यदि राजकुमार सार्वजनिक रूप से रोता है, धरती को हिलाने वाली तोपों की आवाज समारोह की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा करती है। पुजारी एक पंक्ति में प्रवेश करते हैं। दृश्य गंभीर और गरिमामय है। लांसल एक सफेद घूंघट पहनता है और धीरे धीरे वेदी की ओर बढ़ता है। तदायो यह सब कोने से ठंडे भाव से देखता है। लांसल घुटने टेकता है और प्राचीन मंत्र पढ़ता है। छड़ी चमकदार रोशनी से फट पड़ती है। रिवेरा धीरे से उसका घूंघट उठाती है। जैसे ही उनकी आंखें मिलती हैं, समय जैसे थम जाता है। लांसल उसका हाथ पकड़ता है और सोलेमली उनकी सगाई की घोषणा करता है, सभी के सामने शाश्वत वादे करते हुए। वह धीरे से उसकी पलकें चूमता है, पारंपरिक समारोह को पूरा करते हुए। जब रिवेरा की बारी आती है तो वह गहरी हिचक में पड़ जाती है, यह जानते हुए कि अब आंसू प्राप्त करना उसे स्वतंत्रता दिलाएगा। लेकिन वह उसकी सच्ची भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती। सभी की आश्चर्यचकित नजरों के नीचे वह एक अप्रत्याशित निर्णय लेती है। उसकी पलकें चूमने के बजाय उसके होंठों को धीरे से चूमती है। यह क्रिया पूरे स्थान को चौंका देती है। लांसल एक असामान्य अनुभूति महसूस करता है। अपने सदमे में वह अचानक रिवेरा को अपनी बाहों से धकेल देता है। वह इस चुंबन का अर्थ समझाने के लिए जल्दी में है, लेकिन अचानक उसके मुंह के कोने से खून बहने लगता है। वह भयभीत होकर पाती है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है, कि उस लिपस्टिक में घातक जहर है। वह लिपस्टिक घातक जहर है। उसे इस पल के बारे में कुछ नहीं पता था। लाल चोगा पहने आक्रमणकारी लहर की तरह घुस आते हैं। पवित्र हॉल तुरंत अराजकता और आतंक में बदल जाता है। केन इस मौके का फायदा उठाकर उसे अपराधों का जोरदार आरोप लगाता है। सभी आपदाओं का दोष उस पर डालता है। कारू भीड़ को निकासी के लिए मार्गदर्शित करता है। अराजकता में एपीएस समय पर एक फंसी छोटी लड़की को बचाता है, लेकिन घेराबंदी को तोड़ नहीं पाता। अपने मालिक तक पहुंचने के लिए रिवेरा लैंसलॉट के पीले चेहरे को देखती है। चमकीला लाल खून उसकी आंखों को चुभता है। यह सब उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। वह पास जाकर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जोर से रोका जाता है। केन उसे जमीन पर धकेल देता है। गांड तुरंत उसे घेर लेते हैं। वह फिर भी व्यर्थ में सच चिल्लाती है। लैंसलॉट की आंखें निराशा और दर्द से भरी हैं। तादेयो चुपचाप उसके पीछे प्रकट होता है। उसकी धोखाधड़ी और टूटे वादे पर चुपचाप सवाल उठाता है। इस जहरीले पदार्थ की भयानक उत्पत्ति को स्वीकार करता है। यह वही निषिद्ध जहर है जिसने पिछले सम्राट को मार डाला। रिवेरा डेसेस्पराडमेंट रियलाइजेस कि उसे धोखा दिया गया है। लैंसल अपनी आखिरी ताकत से उन शब्दों पर सवाल उठाता है, क्या तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? उसका दिल तोड़ देता है। लैंसल रिवेरा के निराश चेहरे को देखता है, जैसे यादें लहर की तरह वापस आती हैं। उस रात उसकी माँ का चेहरा, जब उसने अपने डाइंग पिता को देखा, फिर से उभरता है। वही निराशाजनक अभिव्यक्ति, वही असहाय आंखें जिनके बारे में वह हमेशा सोचता रहा है। किसी के मन में क्या चल रहा होता है जो ऐसी अभिव्यक्ति दिखा रहा है? केन समझ नहीं पाता कि क्राउन प्रिंस निर्णय लेने में क्यों हिचकिचा रहा है। जलन उसके दिल को एक विषैले सांप की तरह चाटती है। वह फिर से पवित्र उठाता है रिवेरा पर हमला करने के लिए। टोडियो ठंडेपन से इस हमले को रोकता है, यह घोषणा करते हुए कि वह उसके हाथ लगाने के योग्य नहीं है। केन पूरी तरह से गुस्से में टूट जाता है, अन्याय के बारे में चिल्लाते हुए। रिवेरा कांपती है जब वह स्वीकार करती है कि सब कुछ उसकी गलती है। वह बस उसके पास रहने की इच्छा को गले लगाती है। लांसलॉट उसकी पाखंड को सबसे ठंडी नजरों से देखता है। एक बचपन का भूत उसके पीछे प्रकट होता है, धीरे धीरे उसे डांटते हुए कि उसकी सभी निर्णय केवल आत्मसंतोष के लिए थे, कि दूसरों की मदद करने का जो दावा है वह बस एक स्वार्थी बहाना है। रिवेरा आखिरकार अपनी घमंड और अज्ञानता को समझती है। चुपचाप आंसू गिरते हैं जब वह अपनी अयोग्यता को स्वीकार करती है। लाल पंख आसमान से बर्फ के फाहों की तरह गिरते हैं। रूबी 2 सेविकाओं को उठाए हुए है और अराजकता को तोड़ते हुए एपिस की भूमि पर उतरती है। ठीक काने के चेहरे पर कदम रखते हुए वह तादेयो पर हमला करती है। बिना किसी हिचक के तादेयो जल्दी से बचता है। एपिस अपनी अनवेवरिंग वफादारी को रिबेरा के प्रति व्यक्त करती है।
करु पक्षी की पीठ पर घबराता है जब वह राजकुमार के जख्मों को देखता है। लांसलोट अभी भी स्टबर्मली एक स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहा है। रिबेरा नहीं जानती कि उसे क्या निर्णय लेना चाहिए। उसकी उलझन में रूबी अचानक मानव रूप में बदल जाती है और धीरे से उसे पीछे से गले लगाती है। धीरे धीरे उसकी भूली हुई हिम्मत को जागृत करती है और मूल इरादे को अनगिनत पक्षी के आकार, आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रेसफुली चारों ओर नृत्य करती है। उन्होंने एक साथ वादा किया कि वे हर चीज में उसका साथ देंगे। केन अपनी आंखों के सामने के चमत्कार पर विश्वास नहीं कर सकता कि लेजेंडरी आत्माएं एक व्यक्ति के लिए लौटेंगी। रूबी धीरे से रिवेरा से उसकी सच्ची आंतरिक इच्छा के बारे में पूछती है। उसने एक बार अच्छे समय में लौटने की इच्छा की थी, जब उसका पिता अभी भी जीवित था। उसने यह भी विश किया कि वह मिटा सके लांसल को चोट पहुंचाने के हर पल को। लेकिन इस क्षण में वह अंततः समझती है कि ये असली उत्तर नहीं है। आंसू पोंछने के बाद उसकी आंखों में एक दृढ़ प्रकाश फिर से जल उठता है। उसकी एकमात्र इच्छा है कि उसके चारों ओर सभी खुशी पाए। अपने हाथ की एक लहर से सुनहरे पक्षियों का झुंड आक्रमणकारियों की ओर बढ़ता है। जैसे घबराए हुए जनसमूह में एक लहर, एक पिता चिंतित होकर अपनी बेटी को खोजता है। सुनहरी रोशनी चमकती है। छोटी लड़की सुरक्षित अपने पिता की बाहों में लौट आती है और वे गले मिलते हैं और रोते हैं। सुनहरी पक्षियों का झुंड बुरी शक्तियों का पूरी तरह से नाश कर देता है। लोग जश्न मनाते हैं और आत्मा के चमत्कार की वापसी का जश्न मनाते हैं। रूबी छड़ी से आत्मा का पत्थर उठाती है और सख्ती से सवाल करती है, क्यों शुद्ध वस्तुओं का उपयोग करके ऐसे गंदे काम किए जाते हैं? सुनहरी पक्षियों का झुंड तुरंत एक तीव्र हमला करता है केन पर। वह गुस्से में गार्ड्स को रेबेरा को पकड़ने का आदेश देता है। अपियास दृढ़ता से आगे खड़ी होती है ताकि उसकी सुरक्षा की रक्षा कर सके। रेबेरा धीरे धीरे कमजोर लैंसेल की ओर बढ़ती है। उसके सामने घुटने टेककर वह अपनी आंतरिक पछतावे की बात करती है, यह स्वीकार करते हुए कि उसकी प्रारंभिक दृष्टिकोण वास्तव में केवल आशीर्वादित आंसुओं के लिए था। लेकिन एक साथ समय बिताने में वह धीरे धीरे अपराध बोध से भर गई। खुलकर उसके पास रहने की इच्छा करती है। अपने इन भावनाओं को कबूल करने के तरीके में इतनी उलझी हुई कि वह वास्तव में अपने होठों पर घातक जहर को पोंछना भूल गई। लैंसेल धीरे से उसके आंसुओं से भरे चेहरे को पकड़ता है। उससे पूछता है कि वह उसकी आंखों में दर्द को सीधे देखे। लैंसेलोट का दिल दर्द और विश्वासघात से फट रहा है। पेट में एंटन और दिल की धड़कन उसे लगभग निगल जाती है। उसे नफरत है कि उसकी सारी दयालुता एक जटिल रूप से छिपी हुई झूठ थी। लेकिन उसकी सच्ची कबूलियत सुनकर वह हिचकिचाता है। जब वह उसकी आंखों में आंसू देखता है, सभी गुस्सा धीरे धीरे टूटने लगता है। वह धीरे से उसके चेहरे को छूता है और अपने नफरत के बारे में धीरे से बोलता है। लेकिन उसकी बाहें अनायास ही उसे अपने गले लगाती हैं। यह विरोधाभासी भावना उसके लिए सहन करना असंभव है। बारा बहुत हैरान है कि वह बोल नहीं पा रहा। उसकी बाहों में वह स्वीकार करता है कि उसने पहले ही उसके सम्राट के साथ सौदे को नोटिस किया था, लेकिन घमंडी होकर सोचा कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात से नहीं है कि वह धोखा खा गया, बल्कि यह जानकर कि उसे वास्तव में उसकी स्वीकार्यता पर खुशी महसूस होती है। वह उससे वादा करने को कहता है कि वह कभी उसे धोखा नहीं देगी। जैसे ही वह गंभीरता से शपथ लेती है, वह अपनी माँ के साथ हुई बातचीत को याद करता है। अभी भी अनिश्चित है कि क्या वह उसकी आंसुओं के लायक है, लेकिन वह निश्चित है कि वह पूरी तरह से उसके द्वारा जीत लिया गया है। वह धीरे से उसके होठों पर किस करता है, अपनी हार की घोषणा करते हुए। इस क्षण में सभी दर्द गायब हो जाता है, जब तक रिवेरा उसे बेताबी से धक्का नहीं देती। रूबी अचानक केन की असामान्य स्थिति के बारे में चेतावनी देती है। लाल रोशनी केन के चारों ओर रिबन की तरह लिपटी हुई है। वह ऐसे बेतुके बयान देता है जो सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। एक पल में वह होश में आता है। भ्रमित और असमंजस में उच्च पुजारी उसे वहां से ले जाने का आदेश देता है। दृश्य से कैंसल को एहसास होता है कि यह एक नियंत्रित नकल है। सम्राट बहुत असंतुष्ट है अराजक परिणाम के साथ, लेकिन पुजारिनी संतोष के साथ पुष्टि करती है कि योजना निश्चित रूप से सफल हुई, कि राजकुमार अंततः इस लड़की के लिए आंसू बहाएगा।